everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW YouTube channel जहां पे हम भारतीय न्याय संहिता की इस सीरीज में डील कर रहे हैं लेक्चर नंबर 14 और आज की क्लास में हम लगभग ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी को वाइंड अप कर लेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें ऑफेंस देखना है अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी दैट इज हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, जैसे हिंदी में उपहति और गौरपति कहा जाता है। उसके साथ साथ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी देखने वाले हैं। ये सेगमेंट अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में आजकल यहां से क्वेश्चंस आने लगे हैं। स्पेसिफिकली आपको ये देखना होगा क्या अटेम्प्ट टू मर्डर में जाएगा या फिर ग्रीवियस हर्ट में जाएगा, क्योंकि जनरली बच्चे जजमेंट राइटिंग करते वक्त यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जब वो पर्टिकुलर एक्ट किया गया था तो कौन से इंटेंशन से किया गया था। इफ इट वाज डन विद एन इंटेंशन टू कॉज मर्डर और विद एन इंटेंशन टू कॉज डेथ, तो जाहिर सी बात है वो अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाएगा। और जहां पर इंटेंशन था ही नहीं डेथ का, कोई हर्ट ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का था, तो फिर वहां पे वो ग्रीवियस हर्ट या हर्ट के लिए लायबल हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। और आज की क्लास में ये सारे सेगमेंट तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि इनकी पीडीएफ कहां मिलेगी। लेक्चर में 2 से 3 बार मेंशन करने के बावजूद आप कमेंट सेक्शन में पूछते ही हैं, तो मेरी निवेदन आपसे सिर्फ इतना सा है कि लेक्चर को अच्छे से देखें, जहां मैं हर बार आपको ये बताती हूँ बेटा कि इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ पाने के लिए आपको पीडब्ल्यू ऐप पर ये बैच एनरोल करना पड़ेगा। दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच। इस बैच को जब आप एनरोल करेंगे तो वहां पर सारे लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्लस सारे के सारे पीडीएफ जो है आप डाउनलोडेबल फॉर्म में हैं वहां पर, तो आप वहां से एक्सेस ले सकते हैं और इसका प्रिंट भी करवा सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करके जुडिशरी सेगमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और सेम बैनर आपको वहां पर दिखेगा। उसके बाद आप अपना पीडीएफ का एक्सेस पा सकते हैं। हाँ जी, तो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट मैं एक स्टेटमेंट दूंगी और उस स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई करेंगे एंड में। मैं स्टेटमेंट ये कह रही हूं बेटा दैट ऑल, स्टेटमेंट क्या है हमारा स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है और हमारा स्टेटमेंट ये है दैट all grievous hurts are hurts, but all hurts are not grievous hurt। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उन्होंने खुद ही बोला है कि जो हर्ट है वही ग्रीवियस हर्ट बनती है, जो हर्ट है वही जाके ग्रीवियस हर्ट बनती है। अगर जितने भी काइंड्स 8 काइंड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो दे रखा है, उनमें से कोई भी एक तरीके का काइंड हो जाए तो। चलो ये तो हो गई हमारी बेरिक लैंग्वेज, लेकिन अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं, इफ आई टॉक इन लेमैन टर्म्स, देन व्हाट डू वी मीन बाय हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। हर्ट मतलब अगर आपको कोई बेटा एक चाटा मारे या आप किसी को एक चाटा मारो, थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, या किसी को डिजीज कॉज कर देना, किसी को इन्फर्मिटी कॉज कर देना, जिससे कि वो अपना सामान्य जनरल जो या कह सकते हैं जो बेसिक चोर्स है वो नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज हर्ट। बट इसी का एग्रीवेटेड फॉर्म जो आपको ज्यादा पेन दे, बॉडी का कोई पार्ट ही अलग कर दे, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ग्रीवियस वुंड, ये सब आपके किस में आ जाता है? ग्रीवियस हर्ट में आ जाता है। ये हो गई नॉर्मल लैंग्वेज। नाउ लेट्स डील विद द बेरिक प्रोविजन कि हर्ट में क्या है, ग्रीवियस हर्ट में। सबसे जो आसान परिभाषा है कोई ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हर्ट। एक लाइन का सेगमेंट है, लेकिन इसमें पॉइंट्स 3 है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, हुएवर कॉजेस, हुएवर मतलब यहां पर कोई भी हो सकता है, मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, और आपको पता है जेंडर में उन्होंने ट्रांसजेंडर में भी डिफरेंशिएशन नहीं किया है। कॉजेस एक तो बॉडीली पेन है, डिजीज एंड इन्फर्मिटी है। तीनों वर्ड्स अच्छे से ध्यान रखना, तीनों में से कोई भी वर्ड आपके प्री में पूछा जा सकता है और मेंस में जब डेफिनेशन लिखोगे तो आपको तीनों वर्ड्स लिख के आने पड़ेंगे। बॉडीली पेन है, डिजीज है या इन्फर्मिटी है, और यही हर्ट क्या हो जाएगी? ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी जब वो 116 के इंग्रेडिएंट 8 में से किसी एक इंग्रेडिएंट में फॉल हो जाए। पनिशमेंट हम बाद में देखेंगे। इट सेज फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट्स आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट। कई बार प्री में यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट्स आर देयर। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट्स, जिसमें से फर्स्ट इज emasculation। व्हाट इज मेंट बाय emasculation? Emasculation is a situation where the sexual organs, or you can say with specifically with respect to male, not just male but even female, तो यहाँ पे उसके ऐसे कोई प्राइवेट पार्ट्स को जो है वो हर्ट कॉज कर दिया जाता है, ताकि उसका जो प्रोक्रिएशन का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो खत्म हो जाता है। दैट इज emasculation। सेकेंड इज परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई। साइट ऑफ आइदर आई, आइदर आई दोनों में से एक आंख की जो देखने की क्षमता है उसको परमानेंटली फिनिश कर देना। थर्ड इज परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ आइदर ऑफ द ईयर। दोनों में से किसी एक कान के सुनने की क्षमता को अगर हम परमानेंटली प्राइवेशन कर दें, अगर मैम दोनों ईयर्स का हो तो दोनों ईयर्स भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है ना कि इसमें से दोनों ईयर्स इंक्लूडेड नहीं है, दोनों आईज एक साथ इंक्लूडेड नहीं है। दोनों आईज भी हो सकता है या दोनों में से कोई एक आंख भी हो सकती है।
फोर्थ इज प्राइवेशन ऑफ मेंबर और जॉइंट। प्राइवेशन मतलब क्या होता है? प्राइवेशन मतलब उसको खराब कर देना, उसकी एक्चुअली जो कैपेसिटी होती है ना उसको खत्म कर देना। तो या मेंबर या जॉइंट हो गया। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग, तो एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी को खत्म कर देना। और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे मेंबर और जो जॉइंट है उसको खराब कर देना। परमानेंटली डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, हेड या फेस का हमेशा के लिए ही डिसफिगरेशन कर देना। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ द बोन और टूथ। ध्यान रखना ये फ्रैक्चर जो है, फ्रैक्चर इंपेयरिंग से अलग है या प्राइवेशन से अलग है। फ्रैक्चर वो सिचुएशन है जहां पे वापस चीजें ठीक हो सकती है, ठीक है। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ द बोथ और टूथ। एर्थ ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति की लाइफ को एंडेंजर करते हो जहां पर वो सिवियर बॉडीली पेन में रहता है फॉर 20 नहीं 15 डेज। 20 कब हुआ करता था? 20 तब हुआ करता था जब हमारे पास आईपीसी हुआ करता था। अब इन्होंने बेटा 5 दिन कम करके यहां 15 दिन कर दिया। बोलते हैं 15 डेज इन सिवियर बॉडीली पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स। अपने ऑर्डिनरी परस्यूट्स को वो फॉलो नहीं कर पा रहा है। कितने दिन के लिए? 15 दिन तक के लिए। अब जो पनिशमेंट है वो अलग अलग है। ध्यान रखना कभी भी 114 एंड 116 में आप पनिश नहीं करेंगे एक पर्सन को। 114 ने तो डिफाइन किया व्हाट इज हर्ट, 116 ने ग्रीवियस हर्ट डिफाइन किया है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर यहां पर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट या वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट पनिशेबल है। और ये दे कहां रखा है? ये 115 में इन्होंने डिफाइन किया व्हाट इज मेंट बाय वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। कहीं पर भी इंटेंशन कुछ भी दिखा नहीं, लेकिन वो दिखेगा कहां? वो 115 एंड 117 में दिखेगा। यहां पे आपको नॉलेज के बारे में बता रखा है, इंटेंशन के बारे में बता रखा है, तब हम बोलेंगे कि किसी पर्सन ने अपनी स्वेच्छा से या वॉलंटरी किसी को हर्ट कॉज किया है, तो वो 115 में पनिशेबल है। 1 ईयर एंड 10,000 रुपीज फाइन। फाइन का जो अमाउंट है यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया इस बार। एंड 118 के सबसेक्शन 1 में इन्होंने बोला वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट आर्म्ड विद डेडली वेपन। डीडब्ल्यू मींस डेडली वेपन से जब वो आर्म्ड है तो सेम एज इट इज यहां पे आ जाएगा ग्रीवियस हर्ट के लिए। 117 में जब वॉलंटरी उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करे तो 7 इयर्स एंड फाइन है। एंड 118 के सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 में वॉलंटरी हर्ट, सबसेक्शन 2 में वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट कभी जब आर्म्ड विद डेडली वेपन है। ये डेडली वेपन क्या होता है? डेडली वेपन सिंपल ऐसा है बेटा, जानलेवा हथियार है उसके पास, अगर उसने चला दिया वो हथियार तो डेथ कॉज हो सकती है। दैट इज कॉल्ड एज डेडली वेपन। बराबर। अब 2 सेगमेंट और ध्यान रखेंगे जो कि हमारा अमेंडमेंट हुआ था बेटा। आईपीसी में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए थे ना, उन सबको लगभग हमारे बीएनएस ने बरकरार रखा है। ऐसा नहीं कि बीएनएस आने से उन्होंने उस चीज को रिमूव कर दिया, नहीं, वो अभी भी सबसिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारा 326A एंड 326B हुआ करता था, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू योर एसिड अटैक, एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द एसिड और थ्रोइंग ऑफ द एसिड, तीनों में फर्क है ना, ठीक है। तो 124 में वो दोनों चीजें मेंशन्ड है। सबसेक्शन 1 ये कहता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। एसिड यूज करके हम किसी को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हैं। एसिड के वजह से किसी को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट हो रहा है। इसका मतलब सबसेक्शन 1 में एक्चुअली एसिड हमने थ्रो कर दिया, तब वो पनिशेबल है 10 इयर्स प्लस फाइन और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जा सकता है। लेकिन सबसेक्शन 2 में बोल रहा है वॉलंटरी थ्रोइंग, या तो थ्रो किया या अटेम्प्ट टू थ्रो किया, मतलब अभी तक यहां पे वो एसिड जाके सामने वाले व्यक्ति को लगा नहीं, सिर्फ अभी हमने उसको थ्रो किया है। तो थ्रो करना भी सबसेक्शन 2 में पनिशेबल है। मिनिमम 5 इयर्स मैक्सिमम 7 इयर्स तक जा सकता है। ठीक है जी, ये आपकी डेफिनेशन दे रखी है 114 में, ये आपकी 115 में डेफिनेशन दे रखी है। 115 में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है, 116 में ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन दे रखी है, 17 में वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है। तो ये आप डेफिनेशन जरूर पढ़ना, लेकिन मेरा आपको सजेशन ये है बेटा कि आप ये मेक श्योर करें कि चार्ट्स के मेथड से थोड़ा चीजों को याद रखने की कोशिश करें। जिस तरीके से हमने सम अप किया है 4 सेक्शन एक ही स्लाइड में, वैसे बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक क्वेश्चन का स्कोप आपको समझ आना चाहिए, कहां से किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं एक बार। ए इंटेंटिंग ऑफ नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर जेड्स फेस। ए ये इंटेंशन रखता है, इंटेंटिंग ऑफ नोइंग हिमसेल्फ, दैट मींस उसका इंटेंशन तो है लेकिन साथ में उसको नॉलेज भी है इस चीज की कि जो वो पर्टिकुलर एक्ट कर रहा है उससे जेड का फेस डिसफिगर हो जाएगा, एंड गिव जेड अ ब्लो व्हिच डज नॉट परमानेंटली डिसफिगर जेड्स फेस। मतलब ब्लो तो देता है बट उससे जेड का जो फेस है वो डिसफिगर नहीं होता। तो पनिशेबल किसके लिए होगा? बट कॉजेज जेड टू सफर अ सिवियर
bodily pain for a space of 15 days. भले उसका इंटेंशन डिसफिगरिंग ऑफ द फेस था, वो नहीं हो गया कोई बॉडीली पेन हो गया जो 15 दिन तक हो गया। मैम उसका इंटेंशन 8 काइंड्स में से किसी एक टाइप का था, ये नहीं हो के ये वाली टाइप हो गई। Will he be still liable to be punished under the offense or for the grievous hurt? Yes, he will still be liable. Even if 8 में से कोई एक काइंड करना चाहता तो हो दूसरा काइंड गया है, स्टिल वो लाइबल रहेगा। By the virtue of which section? By the virtue of section number 117 जो कहता है voluntary causing grievous hurt। कोई भी टाइप की हो सकती है ना, वहां स्पेसिफिकली बोला कि यही टाइप की होगी तो ठीक है। A has voluntary caused grievous hurt, ठीक है। चलिए 117 we have already discussed in chart, 118 भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आएंगे इस सेगमेंट पे। जो पहले 336, 337 और 338 में हुआ करता था, बहुत ही बेहतरीन सेक्शंस हैं जिनको आप आपके जो ऑफेंसेस विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक न्यूसेंस है उसके साथ भी हम इन चीजों को रिकॉल करेंगे और डिफरेंस भी समझेंगे वहां पे। सेक्शन 125, 125A एंड 125B, ध्यान रहिए किसकी बात करता है? रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी। जब पब्लिक न्यूसेंस का आप सेगमेंट पढ़ेंगे जो पहले 279 आईपीसी में हुआ करता था, आप उसमें ये देखेंगे कि मैम वहां पर भी तो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, वहां पे रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, यहां पे रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं है, एक्ट है। तो अगर मैं दोनों सेगमेंट को कंपेयर करूं तो स्कोप किसका बड़ा है? स्कोप इसका बड़ा है, स्कोप इसका बड़ा है, क्योंकि इसमें ड्राइविंग नहीं, इसमें और अन्य कोई भी एक्ट हो सकता है जो इसमें फॉल कर जाएगा सेक्शन 125 में, ठीक है। पहले 3 अलग अलग सेक्शन थे, अभी एक ही सेक्शन में उन्होंने इसको कवर कर दिया है। और ये भी ध्यान रहे कि ये वाला जो पर्टिकुलर ऑफेंस है ये किसके अगेंस्ट हो रहा है? जनरली प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट हो रहा है। जबकि 279 आईपीसी जो कि हम आगे बीएनएस पढ़ेंगे तो हम रिकवर करेंगे कौन सा सेक्शन है एग्जैक्टली वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 281, 282 के आसपास कोई सेक्शन है, तो उसमें वो पब्लिक के अगेंस्ट ऑफेंस है, वो पब्लिक एट लार्ज को एंडेंजर कर रहा है तो वहां पर भी ह्यूमन लाइफ, लेकिन वो पब्लिक में है। यहां पर भी एक्ट हो रहा है लेकिन वो पब्लिक में नहीं, प्राइवेट पर्सन को हो सकता है। तो 125 कहता है एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, ऐसा एक्ट जो कि लाइफ के लिए एंडेंजरिंग है एंड पर्सनल सेफ्टी भी है ना। वर्ड पर्सनल सेफ्टी आपको नहीं दिखेगा रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग वाले सेगमेंट में। तो पनिशमेंट कितना दे रखा है? 3 months या 2500 रुपया, दोनों भी हो सकता है। ये तो जब हमने एक्ट किया तब, और अगर वो एक्ट ऐसा है कॉजिंग हर्ट वाला एक्ट है जिससे भैया हर्ट हो सकती है, जिससे हर्ट हो सकती है, ऐसा एक्ट कर रहे हैं तो वहां पनिशमेंट 6 months एंड 5000 रुपीज फाइन है। आप देख सकते हो कि बेटा सीधा यहां पे डबल हो गया है। एंड 125 के बी में कितना है? जब वो ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दे, यहां पे क्या है? यहां पे हर्ट है, यहां पे ग्रीवियस हर्ट है बी पॉइंट में, तो 3 years 10,000 रुपीज फाइन एंड बोथ है। अब ये चार्ट भी जरूर ध्यान रखना, ये चार्ट भी आपको ध्यान रखना है। कई बार आपने देखा होगा कि हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट जरूरी नहीं कोई डेंजर कॉज करने के इंटेंशन से ही कॉज किया हो, या एक्चुअली उसी वही चीज करने के लिए कोई और ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है साथ में। मान लो कोई कन्फेशन एक्सटॉर्ट करना हो, मान लो कोई प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करनी थी, मान लो पब्लिक सर्वेंट को डेटर करना था उसकी ड्यूटी से, या उस पर्सन को हम पॉइजन दे रहे हैं, हर्ट कॉज कर रहे हैं पॉइजन के माध्यम से। तो उन सब के लिए अलग अलग सेक्शन दे रखा है। इट स्टेट्स दैट hurt or grievous hurt to extort property to constrain to an illegal to an act। सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे वो क्या लेना चाहता है? प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करना चाहता है। प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तो पनिशमेंट डिपेंड करेगा। अगर उसने हर्ट कॉज किया है तो 10 years एंड फाइन है, ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है या फिर 10 years एंड फाइन हो सकता है। 120 क्या बोलता है? हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, वो कन्फेशन एक्सटॉर्ट करना चाहता है, दैट मींस किसी से कन्फेशन लेने के लिए उसे हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करते। कन्फेशन ऐसा थ्रेट इन्फ्लुएंस हो रहा ना, थ्रेट क्या मारने का भी तो डर दिखा रहे, तो किसमें पनिशेबल होगा? 120 में पनिशेबल होगा। अगर उसने हर्ट कॉज किया है कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए तो फिर 7 years एंड फाइन है, और ग्रीवियस हर्ट कॉज किया कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए या फिर कोई प्रॉपर्टी रिस्टोर करने के लिए 10 years एंड फाइन है। 121 हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। पब्लिक सर्वेंट को हम डेटर कर रहे हैं। डेटर क्या? डेटर का मतलब क्या? प्रोहिबिट और प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग हिज पर्टिकुलर पब्लिक ड्यूटीज। उसके लिए उसको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हैं तो हर्ट के लिए 5 years फाइन और बोथ है। ग्रीवियस हर्ट के लिए 1 से लेकर 10 years तक जा सकता है एंड फाइन है।
एंड नेक्स्ट इज हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। हमें प्रोवोकेशन मिल रहा है इसलिए हम हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हैं, मतलब द ऑफेंडर इज कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और हर्ट बिकॉज उसको सामने से प्रोवोकेशन मिला, उसको सामने से प्रकोपन मिला। तो हर्ट कॉज करने के लिए 1 मंथ इंप्रिजनमेंट है या 5,000 जुर्माना या बोथ है, एंड ग्रीवियस हर्ट के लिए 5 years या 10,000 रुपीज या बोथ है। एंड लास्ट इज हर्ट बाय पॉइजन। 123 में बोल रहा है आपने उपति कारित की, लेकिन की कैसे? जहर देके। बाय पॉइजन में सीधा सीधा 10 years एंड फाइन है। हाँ जी, एसिड अटैक के कुछ लैंडमार्क केसेस हैं। एसिड अटैक पे कई बार ऐसे राइटिंग भी आ सकता है, तो मेक श्योर करें कि उस वक्त आप एसिड का मीनिंग बताएं, आईपीसी के सेगमेंट्स को डील करें। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का आप केस जरूर डील करें कि किस तरीके से वहां पर कॉम्पनसेशन का जो मैंडेटरी प्रोविजन है वो एड ऑन किया है कि एसिड सर्वाइवर को या एसिड अटैक के जो भी बाद में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स या बचते हैं लीगल हेड्स वगैरह, उनको आपको 3 लाख रुपए तो देना ही है स्पेसिफिकली फॉर द ट्रीटमेंट, वो आप विक्टिम को देते हैं यूजुअली। और उसके साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना है कि उसके बाद पीआईएल फाइल की गई थी कि भाई जो एसिड की बिक्री है, खुलेआम जो बिक रहा है, आप इसको बंद करें। ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है एसिड के सेल के रिगार्डिंग। सो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अंकुर पवार, ये 2019 का केस है। ठीक है, इससे पहले आपका लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आ चुका था, तो इस केस को जरूर पढ़ना आप एक बार कि एग्जैक्टली क्या बोला गया, उससे भी महत्वपूर्ण रहता है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसकी कहानी आप पूरी जानते हैं और इसके ऊपर एक मूवी भी बेस्ड है, चपाक मूवी है। जिसने नहीं देखी है वो प्लीज जाके इस मूवी को देखें, क्योंकि उसमें आपका लीगल इंप्लीकेशन भी बताया और पूरी स्टोरी भी बताई है। और मोटे मोटे रूप से आप सभी स्टूडेंट्स इसकी स्टोरी जानते हैं, लेकिन ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू लॉ सेगमेंट और जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं एक शॉर्ट में स्टोरी बता देती हूँ। बेटा, एक लक्ष्मी नाम की लड़की थी, वो महज 15 साल की थी, एंड उसके ऊपर एसिड फेंका गया था। रीजन सिर्फ इतना सा था दैट देयर वाज अ गाय हु प्रपोज्ड हर एंड शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। उसने शादी वगैरह से मना कर दिया था। पार्ट टाइम जॉब करती थी बेटा एज अ सेल्समैन एट अ बुक सेलर, बुक स्टोर पे लाइब्रेरी वगैरह में काम करती थी, और अपना बदला लेने के लिए दैट पर्टिकुलर मैन थ्रू एसिड ऑन हर फेस। और जाहिर सी बात है कि वो जब एसिड फेंका गया तो उसकी स्किन जो है ऑलमोस्ट लिक्विड की तरह बहने लगी थी। एंड फैक्ट्स इसके ये कहते हैं कि हॉस्पिटल्स रिफ्यूज टू इवन ट्रीट हर। उसके बाद जो मामला है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में गया, 25% ऑफ हर ऑलमोस्ट बॉडी गॉट बर्न। एंड देन आप कह सकते हो कि मामला जब कोर्ट में गया तो डेफिनेटली कन्विक्शन भी हुआ, लेकिन कन्विक्शन से भी बड़ी आपको 2 जजमेंट मिलेंगे। एक मिलेगा कन्विक्शन का, दूसरा मिलेगा जब उन्होंने पीआईएल फाइल की थी। यहां पे कहानी उन्होंने खत्म नहीं की थी बेटा, यहां पे उन्होंने बाद में क्या किया था, पीआईएल फाइल किया था। ये वाला मुद्दा ध्यान रखना, 2013 में पीआईएल फाइल की थी बिफोर सुप्रीम कोर्ट टू ब्रिंग लाइट टू द मिजरीज ऑफ द एसिड अटैक सफरर्स। दिस इज अ नंबर, there is a number of causes for acid attack, but most customers include not agreeing to marry, refusal of sexual approaches और dowry matters। जाहिर सी बात है कि जो एसिड सफरर्स होते हैं उनके जितना उनका पास्ट उनको परेशान नहीं करता, उतना उनका प्रेजेंट और फ्यूचर उनको परेशान करता है, क्योंकि जब एसिड की वजह से फेस डिसफिगर हो जाता है तो लोगों के साइड से उनको टॉन्ट मिलते हैं, या आप कह सकते हो कि सेक्सुअल अप्रोचेस मिलते हैं, थ्रेट्स मिलते हैं, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे रिहैबिलिटेशन की डिमांड की गई थी, और ये बोला गया था कि जो एसिड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आप उनको स्ट्रिक्ट बनाएं, सेलिंग ऑफ एसिड को रेगुलेट किया जाए अच्छे से। चलिए जी, नया सेगमेंट डील करेंगे, दैट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। क्या होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? वही वापस से जिस तरीके से हमने हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट का सेगमेंट पढ़ा, उससे पहले जिस तरीके से मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, यहां पर भी एक स्टेटमेंट देंगे, और ये स्टेटमेंट यही होने वाला है दैट ऑल wrongful confinements are wrongful restraint, but all wrongful restraints are not wrongful confinement। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब आप wrongful confinement की डेफिनेशन पढ़ोगे बेटा, उसमें आपको wrongful restraint ऑलरेडी दिखेगा। दैट मीन्स जैसे कि ग्रीवियस हर्ट को समझने के लिए पहले हमें हर्ट अच्छे से समझना था, वैसे के वैसे यहां पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट समझने के लिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेन अच्छे से समझना पड़ेगा। कहते हैं ना बेटा, 12वीं में अच्छे नंबर लाने तो 10वीं मजबूत होनी चाहिए, 10वीं में अच्छे नंबर लाने तो 9वीं अच्छी होनी चाहिए, वो मजबूत होनी चाहिए, है कि नहीं है? तो वैसे के वैसे यहां पे पहले हम ये समझने वाले रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या होता है। व्हाट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन? 126 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन डिफाइंड है। आपका कहीं अधिकार है, वी ऑल हैव राइट, स्पेसिफिकली अंडर आर्टिकल 19 सबके पास ये राइट है कि वी कैन मूव फ्रीली इन अ डायरेक्शन, वी कैन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वी कैन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया।
हालांकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है, सब्जेक्ट टू योर इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, वो भी है। लेकिन जहां आपका अधिकार है जिस डायरेक्शन में मूव करने का, वहां कोई प्रतिबंध लगा दे तो, आप सड़क पे जा रहे थे या आप घर में जा रहे थे, बीच रास्ते में आके किसी ने रोक दिया, क्या वो रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता, और रोक दे तो फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो जाए। इसमें एक ही वर्ड की सबसे अहम भूमिका है और वो है राइट टू प्रोसीड। आपका अधिकार है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने का, उस डायरेक्शन में जाने से कोई रोक दे, दैट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेन बहुत अच्छे से सुनना, दिस पर्सन वांटेड टू मूव इनटू दिस डायरेक्शन, यहां पर आकर मिस्टर ए क्या कर देता है, या तो खड़ा हो जाता है या बैरिकेड्स लगा देता है, दिस इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। ये डायग्राम्स अच्छे से ध्यान रखना, ओके। Whoever voluntarily obstructs, word क्या obstructs, any person so as to prevent that person from proceeding in a direction in which he has right to proceed। आप उस दिशा में उसको नहीं जाने दे रहे हो जिस दिशा में उसका जाने का अधिकार है, जिस दिशा में आगे चलने का उसका अधिकार है, वो हो जाता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। लेकिन क्या कई बार ऐसा हो सकता है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन होने के बावजूद आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की कैटेगरी में नहीं आओ? बिल्कुल हो सकता है, वहां पे एक एक्सेप्शन भी दे रखा है, ये देखो, ये एक एक्सेप्शन है। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम गुड फेथ में ये बिलीव करें कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमें बिलोंग करती है। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक पर्सन को ऐसा लगे ये पर्टिकुलर लैंड जो है, ये पर्टिकुलर वाटर को एक्सेस करने का जो डायरेक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मुझे बिलोंग करता है, और वो गुड फेथ में करता है, तब उस पर आने वाले किसी व्यक्ति को रोकता है, तो वो कभी भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में नहीं जाएगा। एक ही वर्ड कैच करना है, एंड दैट इज गुड फेथ। The obstruction of a private way over a land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct। अगर मैं ऐसा मानूं कि ये मेरा घर है, इस घर से इस जगह पर जाने का ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं गुड फेथ में मानती हूँ, सद्भावपूर्ण में मानती हूँ, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर मैं ऑब्स्ट्रक्ट करती हूँ, रोकती हूँ, आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। इट इज नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, और कारण सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज गुड फेथ। गुड फेथ बहुत बड़ा डिफेंस है, क्योंकि गुड फेथ क्या बताता है? गुड फेथ बताता है एब्सेंस ऑफ मेंसेरिया, एब्सेंस ऑफ मेंसेरिया बताता है। तो मैम रॉन्गफुल रिस्ट्रेन मेंसेरिया किधर था, किधर नहीं था? ये वर्ड कहां है? ये वर्ड देखो, वॉलंटरीली। बेटा वॉलंटरी आ जाए, इंटेंशनली आ जाए, नोइंगली आ जाए, रीजन टू बिलीव आ जाए, ये सब किसके वर्ड्स हैं? मेंसेरिया के तो सब्स्टिट्यूट्स हैं। मेंसेरिया के वक्त हमने पढ़े थे ये सारे वर्ड्स। मोटिव आ जाए, ये सब आपके मेंसेरिया के एलिमेंट्स है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि अरे यहाँ पे वॉलंटरी, सॉरी, जो इंटेंशन है वो तो है ही नहीं। बिल्कुल है, ये वॉलंटरी ही आपका इंटेंशन है, और यहीं पर ये गुड फेथ हो जाए तो ये वॉलंटरी का ऑपोजिट हो गया ना, तो दैट मीन्स यहां पर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन नहीं होगा। ठीक है जी, बराबर है। चल, तो अब चलेंगे हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है। बेटा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में आपने एक चीज देखी, हमने उसको एक डायरेक्शन में जाने से रोका। मैं वापस से बोल रही हूं, हमने उसको एक डायरेक्शन में जाने से रोका, सिर्फ एक साइड से ही तो रोका ना, चारों तरफ से थोड़ी ना बंद कर दिया। चारों तरफ से ही बंद कर सकते क्या? क्यों नहीं बंद कर सकते बेटा? इसको घर में ले जाके बंद कर दें, हम बाथरूम में बंद कर दे, ताला लगा दे। बचपन में मम्मी ने आप लोगों को बंद किया ही होगा, ज्यादा टीवी देखने के लिए या ज्यादा उछल कूद शैतानी करने के लिए, बिना पूछे शाम को बाहर खेलने जाने के लिए। कई बार बंद किया है आपको बाथरूम में, घर में। और बचपन से तुम लोगों का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होते हुए आया है। ठीक है, सो मान लो बेटा दिस इज अ पर्सन, ही वांट्स टू मूव आउट ऑफ दिस रूम, लेकिन हम चारों तरफ से जब उसको बाहर मूव करने से रोक दें, चारों तरफ से, दिस इज कॉल्ड एज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। क्योंकि आपने क्या कर दिया बेटा, ये देखो सी ऐसे लिखते हैं ना, कन्फाइनमेंट का सी ऐसे ही होता है ना, जब आप उसको इस पूरी सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट क्या होता है? मतलब एक सर्कमफ्रेंस बनती है। सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट का मतलब ये कि यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म होने वाली लिमिट, वो लिमिट ऐसी है जो कि वापस आकर मिलेगी। तो जब आपने चार दीवारी माना या कोई सर्कल भी माना, ये अपने आप में वो लिमिट बंद है। इसके अंदर अगर आपने किसी पर्सन को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर दिया तो हम बोलेंगे कि वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ है। क्योंकि देखो ना बेटा, अब मैम इसमें रॉन्गफुल रिस्ट्रेन वर्ड क्यों है? क्योंकि मैंने पहला तो इसको यहां से भी रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया, मैंने इसको यहां से भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया, मैंने यहां से भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया, और यहां से भी, चारों तरफ से जब मैं उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दूं तो अब जाके वो क्या बनता है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बनता है। चारों तरफ से होना जरूरी है। ओके, whoever wrongfully restrains any person
so as to prevent that person from proceeding beyond circumscribing limit. ये इसका की वर्ड है, पकड़ो इस वर्ड को। और यहां पे क्या था? राइट टू प्रोसीड। किसी एक डायरेक्शन में उसका राइट टू प्रोसीड था, और यहां पे क्या है? पूरी की पूरी बियॉन्ड सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से आप उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हो। नहीं समझ आया तो सिंपल पॉइंट है, रिस्ट्रेन कैसे लिखते हैं बेटा? ये एक डायरेक्शन में जाने से रोकने का है तो आर ऐसे ही लिखते हैं हम। कन्फाइनमेंट में भाई हम चारों तरफ से उसको रोक देते, सी ऐसे लिखते हैं। तो बस हो गया आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, दैट्स इट। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हमेशा बेटा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन से बचना, इतना जरूर ध्यान रखना। अब 126 सबसेक्शन 1 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन डिफाइन किया, सबसेक्शन 2 में इसकी पनिशमेंट दे दी। 127 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट डिस्क्राइब किया और सबसेक्शन 2 में इसकी पनिशमेंट दे दी। तो सबसेक्शन 2 126 में कितनी पनिशमेंट है? 1 मंथ और 5,000 रुपीज फाइन और बोथ है। जबकि 127 में कितनी पनिशमेंट है? 1 ईयर और 5,000 रुपीज फाइन और बोथ है। अब देखो यहां पर भी बहुत अच्छी चीज है, यहां पर एक और प्यारा सा सेक्शन है जो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा ध्यान रखना, दैट इज सबसेक्शन 5। सारे के सारे 127 में एलिमेंट्स डाल दिए हैं। पहले अलग अलग सेक्शंस हुआ करते थे तो थोड़ा बच्चों को लगता था कैसे याद करेंगे। अब सब सेक्शन इजीली याद हो जाता है, सब सेक्शन याद कर लो। पर एटलीस्ट ये है कि थोड़ा बच गए हो कि एग्जाम में मान लो अगर मेंस में हमें आंसर लिखना पड़ा तो अलग से सेक्शन मेंशन याद करना और फिर मेंशन करना थोड़ा मुश्किल है, बट इसमें एटलीस्ट 125 127 भी लिख के आए तो भी नंबर कुछ तो मिलेंगे। अगर आपने सबसेक्शन याद नहीं रख पाया, नहीं लिखा तो भी पार्टली तो करेक्ट हो जाओगे ना। ये थोड़ा आप कह सकते हो कि बीएनएस में ये सुविधाजनक है आपके लिए कि अब आपको सेक्शंस कम और काफी सारी चीजें सबसेक्शन में ऐड कर दी गई है। बट नाउ दे वुड इवन एक्सपेक्ट कि जब चीजें सबसेक्शन में गई है तो फिर भैया आप भी सबसेक्शन बताओ, ठीक है? कोशिश करना आपने सबसेक्शन याद रखने का। अब सुनना, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में क्या होता है बेटा? एक जगह से जाने के लिए रोक दे, दैट मींस ही हैज डिफरेंट वेज टू मूव। वो अलग अलग डायरेक्शन से किसी और तरीके से जा सकता है। मान लो इसको इधर जाने से रोका तो वो इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, इधर से। दैट मींस अदर वेज अभी भी उसके लिए खुले हो सकते हैं। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में उसके पास और कहीं पर भी जाने का कोई तरीका ही नहीं है। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगर आपने कुछ ड्यूरेशन के लिए किया, 3 दिन 10 दिन, तो उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट वेरी करेगी। So subsection 3 states that wrongful restraint for 3 days or more, 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा अवधि के लिए wrongful confinement किया, it is 3 years 10,000 rupees fine और both। wrongful restraint for 10 days or more, 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा के लिए subsection 4 में कितनी पनिशमेंट बेटा? 5 years and 10,000 rupees fine। मैं फिर से बता दूं, पनिशमेंट प्लीज आप लोग टैली करते जाना, चार्ट में लिखिए तो कई बार ऊपर नीचे भी हो जाती है, मानवीय त्रुटियां सबसे हो जाती है, तो आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है? फिर भी चार्ट को जो है एक बार आप खुद से अपने लेवल पे जरूर ऑब्जर्व करते रहना। पूरी कोशिश की गई है कि जो चार्ट है बिल्कुल सही बनाया गया है। सबसेक्शन 5 वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल नो कि जब किसी पर्सन को बेटा इलीगली डिटेन कर लिया जाता है तो उसके लिबरेशन के लिए हम एक रिट लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। कौन सी रिट लगाते हैं? हेबिस कॉर्पस की रिट लगाते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगाते हैं, जहां पे हम कोर्ट से ये डिमांड करते हैं कि जिस पर्सन को डिटेन किया गया है वो अनलॉफुली है, इलीगल तरीके से, और उसका डिटेंशन से उसको रिलीज किया जाए। अगर वो लॉफुल है तो फिर आप रिट नहीं लगा सकते, अनलॉफुल डिटेंशन है तो ही रिट लग सकती है वहां पर। वैसे के वैसे मान लो आप कोर्ट में गए और कोर्ट ने वो रिट पिटीशन में उस पर्सन के लिबरेशन के लिए ऑर्डर निकाल दिया, लिबरेशन के लिए, दैट नाउ सेट दिस पर्सन फ्री। अभी भी उसको किसी ने फ्री नहीं किया और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा, सबसेक्शन 5 लगेगा, कतई इंपॉर्टेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर अ पर्सन for whose liberation writ has been issued, it is 2 years and punishment under other section। other section मतलब जिस भी पर्पस के लिए आपने wrongful restraint वगैरह कर रखा है, confinement कर रखा है, ये वाली punishment तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ 2 years भी मिलेगा। ओके। सबसेक्शन 6, person may not be known to any person interested or to public servant। wrongful confinement इस तरीके से हो रहा है ताकि दूसरे लोगों को पता नहीं चल सके, या जिन लोगों में उसका इंटरेस्ट है उसको पता नहीं चल सके, या पब्लिक सर्वेंट को ही पता नहीं चल सके। बेटा ऑफेंडर ने कोई बच्चा जो है गली में से उठाया और उसको अपने गोदाम में बंद कर दिया ताकि ना तो पब्लिक सर्वेंट को भनक लगे ना उसके पेरेंट्स को पता चले, तो ये जाएगा आपका सबसेक्शन 6 में, दैट इज 3 years एंड फाइन। सबसेक्शन 7 बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रॉक्टिंग प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। जैसे कि हमने हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हम लोग, जैसे वहां पर कॉन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए, पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी से डेटर करने के लिए जिस तरीके से हर्ट और ग्रीवियस हर्ट होता है, यहां पे हम उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कॉज कर रहे हैं ताकि हम यहां से या तो उससे कोई प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट कर ले या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले लें। और अगर एक्सटॉर्शन हो गया तो बेटा एक्सटॉर्शन की भी पनिशमेंट मिलेगी।
और यहां पर कन्फाइनमेंट करने के लिए भी पनिशमेंट मिलेगा, तो 3 years एंड फाइन है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए अगर उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया तो भी यहां पे 3 years एंड फाइन है। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारा सेगमेंट यहां पे होता है वाइंड अप। एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे और ये इलस्ट्रेशन किसका है हम डिसाइड करेंगे, देखेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का है भी कि नहीं है या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का है। A obstructs a path along which BZ has right to pass. A ने ऑब्स्ट्रक्ट किया, ध्यान रखना वर्ड ऑब्स्ट्रक्ट जैसे ही आता है ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन होता है, और अगर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ही आ चुका है फैक्ट में मतलब वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा उसका आंसर। A obstructs a path, एक पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट किया है उसने, in which Z has a right to pass. A not believing in good faith that he has a right to stop the path, मतलब एक गुड फेथ में ऐसा नहीं मानता है कि ये पाथ पे जो है उसको प्रोसीड करने का, किसको, जेड को प्रोसीड करने का राइट है, दैट मीन्स या फिर ए को स्टॉप करने का राइट है। ए ऐसा गुड फेथ में मानता नहीं है, मतलब उसका मालाफाइड इंटेंशन है, उसका वॉलेंट्री ये पर्टिकुलर ऑफेंस कॉज करने का इंटेंशन है। बेटा अगर मैं किसी चीज में गुड फेथ में नहीं बिलीव करती हूं दैट मीन्स मुझे उसके गलत होने की अंदेशा या गलत होने का आइडिया है। सो Z is thereby prevented from passing. A has wrongfully restrained Z. यहां पे ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना मैम वो गुड फेथ है, नहीं, उसको गुड फेथ नहीं है, वो गुड फेथ में ये बिलीव नहीं करता है कि उसका अधिकार है उसको रोकने का। 127 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है। चलो कुछ इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं 127 के। इट सेज A causes Z to go within a walled space. Walled space जाहिर सी बात है ना, चारों तरफ से बंद होगा ना बेटा, walled space बोला है। And locks Z in, ये लो ताला भी लगा दिया यहां पर, ठीक है, ओके। Z is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of the wall. अब Z को क्या प्रिवेंट किया गया, ना वो इधर बाहर निकल सकता है ना वो इधर निकल सकता है, ना इस डायरेक्शन में और ना इस डायरेक्शन में, चारों तरफ से हमने उसको वॉल स्पेस से रोक लिया है। A wrongfully confines Z. A ने क्या किया है, wrongfully Z को confine कर लिया है। B. A places men with firearms at the outlets of the buildings. ये बिल्डिंग थी, A ने बेटा फायर दैट इज यहां पर गन्स और जितने भी फायर अलार्म्स वगैरह वो सब कुछ वहां लगा दिया कि अगर इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश की तो गोलियों से भून दिए जाओगे या फिर वहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो जाएगा। दैट मीन्स उसको थ्रेट दिखा दिया गया है। बेटा जरूरी नहीं कि हमेशा लॉक लगा के उसको जो है अंदर आप कन्फाइन करेंगे, बाहर आपने सिचुएशन इस तरीके की कर दी है कि अब वो बाहर आ ही नहीं सकता है, बियॉन्ड सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट ही कैन नॉट मूव, नाउ ही इज कन्फाइंड इन दोस 4 वॉल्स ओनली। देन and tells Z that they will fire if Z attempts to leave the building, A wrongfully confines Z. वर्ड्स पे बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखते रहना है, ठीक है। चलिए जी, किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडीज में आज एक और जो हमारे पास ऑफेंस पढ़ना है वो कौन सा ऑफेंस है, वो है हमारा किडनैपिंग एंड अबडक्शन का ऑफेंस है। बहुत अच्छा सेगमेंट है, प्लीज जो है सभी स्टूडेंट्स ध्यान बनाए रखेंगे, ठीक है, ओके। कई बार जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह में खबरें इस तरीके से छापी जाती है कि अपहरण हो गया, व्यपहरण हो गया, जनरली वो लोग वर्ड अपहरण यूज करते हैं। आपका होमवर्क ये है कि कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि किडनैपिंग को क्या बोला जाता है हिंदी में और अबडक्शन को क्या बोला जाता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको ये पता होना जरूरी है कि जो न्यूज़पेपर में छापा जाता है अपहरण, व्यपहरण या किडनैपिंग को या अपहरण बोल रहे हैं या वो एक्चुअली अबडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, क्योंकि होमवर्क देने से आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। किडनैपिंग के मामले में इस बार इस पर्टिकुलर लॉ में एक बहुत मेजर चेंज हुआ है। पहले तो वर्ड किडनैपिंग का मतलब समझेंगे, ब्रेक करेंगे बेटा इसको, किड प्लस नैपिंग। किड मीन्स व्हाट, किड का सिंपल सा मीनिंग है और किड का मीनिंग होता है चाइल्ड, एंड नैपिंग का मीनिंग क्या होता है, नैपिंग मीन्स टू स्टील, बच्चों को चुराना। क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे, ये तो किडनैपिंग तो हर जगह बोलते रहते हैं न्यूज़पेपर में, 21 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया, 60 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया। उनको पता नहीं ना बेटा लॉ, उनको थोड़ी लॉ की समझ नहीं है, कॉमन पर्सन है, बट यू शुड नो विच वर्ड इज टू बी यूज, किडनैपिंग वर्ड यूज करना है कि अबडक्शन वर्ड यूज करना है।
पहले बेटा किडनैपिंग में क्या हुआ करता था, पहले ये समझो। पहले किडनैपिंग में एक एज स्लैब दे रखा था कि इन केस ऑफ फीमेल्स, अगर वो फीमेल 18 साल से नीचे की उम्र की है, उसका किडनैपिंग या उसको उसकी कंसेंट के साथ भी अगर लेके गए लेकिन उसके पेरेंट्स की कंसेंट के बिना लेके गए, वो स्टिल किडनैपिंग हो जाएगा। और लड़कों के मामले में इन केस ऑफ मेल इट वॉज ओनली एंड ओनली 16 ईयर्स, कि 16 साल से कम उम्र के लड़के को, चाहे उसकी कंसेंट के साथ आप अपने साथ लेके गए हो या फिर उसके पेरेंट्स की कंसेंट के बिना, तो वो किडनैपिंग में हो जाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर आईपीसी 16 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की अपनी कंसेंट दे ही नहीं सकती कहीं आने जाने के लिए। भले वो आपके साथ पार्क में घूमने चली हो कि चलो भैया घूम के आते हैं थोड़ा सा है, वो भले आपको कंसेंट दे रही है, लेकिन आप किसी भी सूरत में 18 साल से कम उम्र की लड़की को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे अनटिल एंड अनलेस उसके पेरेंट्स से आप कंसेंट ले ले, सहमति ले ले, क्योंकि डायरेक्ट किडनैपिंग का ऑफेंस बनता है। और सबसे बड़ी चीज जो है किडनैपिंग में वो ये है कि किडनैपिंग में इंटेंशन है ही नहीं। विदाउट इंटेंशन ऑल्सो आपका मेंसिलिया है ही नहीं कोई ऑफेंस करने का, आशय की जरूरत ही नहीं है इस अपराध में, आप लेकर गए उसको 2 कदम दूर, किडनैपिंग हो गया। लेकिन अब जो मेजर चेंज यहां पर बीएनएस में हुआ है, बस लड़कों के मामले में जो एज है ना, ये 16 नहीं करके ये भी 18 हो गई। क्या मजाक कर रहे हो मैम, 18 तो दे ही नहीं रखा है, बट दे हैव रिप्लेस्ड दिस मेल एंड फीमेल विद द वर्ड चाइल्ड। अब यहां वर्ड क्या लगा दिया, चाइल्ड वर्ड लगा दिया है। एंड चाइल्ड का मतलब क्या है, चाइल्ड का मतलब ये खुद कह रहा है कि 18 से जो बिलो है। तो जब आईपीसी ने खुद, बीएनएस ने सॉरी बेटा, खुद बोल दिया है कि चाइल्ड 18 से कम है, दैट मीन्स चाहे अब ये लड़का हो या चाहे लड़की हो, 18 से कम उम्र के वर्ष के बच्चे को अपने साथ लेके गए उसके पेरेंट्स की कंसेंट के बिना, भले वो बच्चा कंसेंट दे रहा है, किडनैपिंग हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर करें, उनकी उम्र अच्छे से पूछ लें और कोशिश यही करो कि ना ही लेके जाओ। तुम 5-6 साल के बच्चे को बेटा चॉकलेट दिलाने लेके गए, बाद में कोई मम्मी पापा ने तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर लगा दी, तो मामला थोड़ा भारी हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर है कि बच्चों से दूरी रहो। ठीक है, बराबर है, ओके। चलें आगे, तो मीनिंग समझेंगे। पहले किडनैपिंग का मतलब क्या है। 137 सबसेक्शन 1 में 2 क्लॉजेस दिए हैं, ए एंड बी। बेटा किडनैपिंग 2 तरीके से होती है, ध्यान रखना। एक होता है लॉफुल गार्डियन से, जो उसके लॉफुल गार्डियंस है उनके आप संरक्षण में से, जिनके पास एक्चुअली कस्टडी है, उनके संरक्षण में से आप उस बच्चे को लेके जा रहे हो। और दूसरा क्या है, फ्रॉम इंडिया लेके जा रहे हो, मतलब इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो, तो वो भी किस में आएगा, वो भी किडनैपिंग में आ सकता है। तो फर्स्ट बोल रहा है हूएवर, कोई भी व्यक्ति, दैट मींस किडनैपिंग कैन बी डन बाय एनी पर्सन, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। कन्वेज एनी पर्सन, किसी भी अन्य पर्सन को कन्वे किया। कन्वे का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, ओके। बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, भारत की सीमा के बाहर लेके गए हो, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और लीगली ऑथराइज्ड। क्या बोलो, अच्छे से सुनो, यहां पे एज नहीं बताया, दैट मीन्स यहां पे माइनर भी हो सकता है, यहां पर मेजर भी हो सकता है। भारत में रह रहे कोई मेजर पर्सन को अगर हिंदुस्तान से बाहर लेके गए, वो किडनैपिंग में आएगा, वो किडनैपिंग में आएगा। और अगर वो माइनर भी है तो भी किडनैपिंग में आएगा, क्योंकि उसकी कंसेंट तो वैसे ही नहीं चाहिए, उसके बिहाफ तो कोई अदर पर्सन की हमको कंसेंट चाहिए, अदर ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन कौन हुआ, नेचुरल गार्डियन, या जो भी है, नेचुरल गार्डियन भी हो सकता है, टेस्टामेंटरी गार्डियन भी हो सकता है। तो दोनों के केस में, बीट माइनर और मेजर, आप उसको भारत से बाहर लेकर गए हैं तो वो किडनैपिंग में आएगा। ठीक है। दूसरा सिचुएशन, कब कहेंगे कि हम लॉफुल गार्डियन के कस्टडी में से उसको किडनैप करके लेके गए हैं। पहला, whoever takes or entices, takes मतलब भैया उठा के लेके गए, entice का मतलब क्या होता है, बहला फुसला के लेके जाना। बेटा अगर आप 2, 2.5, 3 या 4 साल के बच्चे को उठाकर लेके जाओगे ना, इतना हल्ला मचाएगा कि आपका कान बहरा कर देगा। छोटा बच्चा है, उसको पता चला मेरे को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, तो पता है कि भाई इतना चिल्लाएगा, इसलिए उसको टॉफी दिया, चॉकलेट दिया, है ना। कहते ना, लालच दे के थोड़ा उल्लू बना के अगर हम उसको लेकर गए, किसको, एनी चाइल्ड। नाउ चाइल्ड मींस व्हाट, 18 इयर्स के बिलो वाला। दैट मींस यहां पे ये मेल और फीमेल दोनों के केस में सेम एज है। इस एज के बच्चे को या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन को लेके गए, विकृचित व्यक्ति को लेके गए, कहां से, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन, जो उसका लॉफुल गार्डियन है उसके कीपिंग से बाहर, मतलब उसकी कस्टडी से बाहर लेके गए हो। अब इसमें लॉफुल गार्डियन कौन कौन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर ट्यूशन में है तो टीचर हो सकते हैं,
अगर रिलेटिव्स के घर पे तो रिलेटिव हो सकते हैं। यस, विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्डियन, ऐसे गार्डियन के कंसेंट के बिना, दैट मीन्स जब मामला चाइल्ड का हो या अनसाउंड माइंड पर्सन का हो तो वहां पे हमें कंसेंट सिर्फ और सिर्फ लॉफुल गार्डियन की चाहिए। ये जो क्लॉज बी है ये सिर्फ और सिर्फ बेटा माइनर से डील करता है, या मैं कहूं तो अनसाउंड माइंड से डील करता है। लेकिन जब ए की बात करते हैं तो माइनर भी है, मेजर भी है। इन्होंने बोला ना एनी पर्सन, किसी को भी अगर आप भारत की सीमा के बाहर लेके गए तो वो ऑटोमेटिकली क्लॉज ए में आ जाएगा, बराबर। और अगर मान लो ये भी है, दैट इज माइनर है, उसकी कस्टडी दैट इज लॉफुल गार्डियन की परमिशन के बिना लेके गए और भारत से बाहर लगे तो क्लॉज ए और क्लॉज बी दोनों लग जाएगा। कहां समस्या है? लॉफुल गार्डियन के कंसेंट के बिना लेके गए और भारत के बाहर लेके जाए, दोनों चीजें हो गई। और मान लो कि भारत के बाहर नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉफुल गार्डियन के कंसेंट के बिना एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले लेके गए तो क्लॉज बी लग जाएगा। वेरी सिंपल, बराबर। चलो पनिशमेंट देखेंगे, दोनों की ये पनिशमेंट सबसेक्शन 2 में दे रखी है। पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम लॉफुल गार्डियन 7 years एंड फाइन दे रखा है। कितना दे रखा है? 7 years एंड फाइन है। ये देखो, आपसे हो सकता है कि प्री में ये पूछ लिया जाए कि किडनैपिंग कितने टाइप की है। 2 टाइप की किडनैपिंग है, एक है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, दूसरा है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अब ये वाला सेगमेंट मेरे आपके सामने बेरेट का सिर्फ इसीलिए लाना था क्योंकि आपको बताना था कि चार्ट बनता कैसे बेटा, इसको तोड़ा कैसे जाता है। रिमेंबर दिस, ये 1 2 3 4 नहीं दे रखा है, ये वाला सेगमेंट भी 1 2 3 4 नहीं दे रखा है, ये बुलेट्स अपन ने लगाए हैं ताकि आपको ये पता रहे कि ये सारे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें, ए में ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कभी, 137 सबसेक्शन 1 के ए में बेटा इन्होंने बोला है आउटसाइड इंडिया और यहां बोला है लॉफुल गार्डियन, तो ये भी ध्यान रखना क्लॉज ए में क्या, क्लॉज बी में क्या है, ठीक है। चलिए जी, ओके, इसके एक्सेप्शंस बहुत प्यारे हैं, एक्सेप्शंस पढ़ो अच्छे से। एक्सप्लेनेशन में बोलता है द वर्ड लॉफुल गार्डियन इन दिस क्लॉज इंक्लूड्स एनी पर्सन लॉफुली एंट्रस्टेड विद द केयर एंड कस्टडी ऑफ द चाइल्ड और अदर पर्सन। बेटा ये ध्यान रखें कि गार्डियन कौन है। क्या गार्डियन में आप हमेशा पेरेंट्स मानोगे नक को? इन्होंने एक्सप्लेनेशन में बोला है हर वो पर्सन गार्डियन की कैटेगरी में आ जाएगा जिसको केयर एंड कस्टडी का जिम्मा सौंप रखा है। बेटा अगर मेरे पास कोई 7th 8th 9th 10th के क्लास का बच्चा ट्यूशन लेने आता है तो उसके पेरेंट्स ने अगले 4-5 घंटे या 2-3 घंटे के लिए कस्टडी केयर मुझे ही तो दे रखी है। वहां से भी कोई पर्सन को उठा के लेके उस बच्चे को उठा के गया, आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, ऑफेंस हो गया किडनैपिंग का। 2 बहुत प्यारे एक्सेप्शन दे रखे हैं, अच्छे से सुनना। हालांकि एक ही पैराग्राफ है बट हमने इसको ब्रेक किया। इट सेज दिस क्लॉज डज नॉट एक्सटेंड टू एन एक्ट ऑफ एनी पर्सन। ये कहां पे एक्ट नहीं करता? एक बात बताओ, कहीं पर भी आपने इन वर्ड्स में या इस पूरे के पूरे सेक्शन नंबर 137 में इंटेंशन का कोई भी एलिमेंट पढ़ा? कहीं पर भी वर्ड इंटेंशन था, नॉलेज था, रीजन टू बिलीव था, वॉलेंट्री था, कहीं पर भी विलफुली था? नहीं, कहीं पर भी ये वर्ड नहीं है। दैट मीन्स किडनैपिंग इज एन ऑफेंस जहां पे मेंसिया की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब जरा एक्सेप्शन सुनो अच्छे से। दिस क्लॉज डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन फर्स्ट हु इन गुड फेथ, जो कि गुड फेथ में यह बिलीव करता है हिमसेल्फ टू बी अ फादर ऑफ एन इललेजिटिमेट चाइल्ड। अब इललेजिटिमेट चाइल्ड है, उसका कोई अधर्मज बच्चा है, एक फादर ये मानता है कि आहा ये तो बच्चा मेरा है। मान लो उससे मिलने जाता है, पहली बार ही मिला, उसको लगता है कि ये बच्चा इललेजिटिमेट बच्चा और ये मेरा, अगर फादर को ऐसा लगता है कि उसका है, उसको वहां से लेके जाए लेकिन गुड फेथ में, तो वो कभी भी बेटा किस में नहीं आएगा, वो किडनैपिंग में नहीं आएगा। मैम ऐसा इन्होंने इललेजिटिमेट में क्यों बोला, लेजिटिमेट के बारे में क्यों नहीं बोला? बिकॉज लेजिटिमेट के मामले में गार्डियन फादर मदर दोनों होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ऐसा नहीं है एक्सक्लूसिवली और मदर ऑफ एक्सक्लूसिवली वन ऑफ द पेरेंट्स ना, दोनों है वहां पे गार्डियन। बट वेन इट कम्स टू इललेजिटिमेट चाइल्ड, मदर इज द फर्स्ट गार्डियन एंड मदर इज द ओनली गार्डियन। तो फादर तो गार्डियन है ही नहीं बेटा इललेजिटिमेट के केस में, इसीलिए इसको एक्सेप्शन में डाला है। आपके दिमाग में आएगा कि मैम इललेजिटिमेट चाइल्ड में फादर को ही क्यों डाला, मदर को क्यों नहीं डाला? बिकॉज मदर इटसेल्फ इज अ लॉफुल गार्डियन, ये लॉ कहता है। हिंदू अडॉप्शन एंड गार्डियनशिप का जो एक्ट है वो एक बार पढ़ना जाके, वहां पे भी लिखा, जितने भी पर्सनल लॉज है उनके अकॉर्डिंग बेटा जब जब एक अधर्मज बच्चा होता है उसकी मां उसकी गार्डियन रहती है। बराबर है, क्लियर है? एंड उसके बाद इस केस में उन्होंने बोला फादर आके मिलना चाहे और मान लो लेके जाए, गुड फेथ में अगर वो अपने इललेजिटिमेट बच्चे को मिलता है ये सोच के कि ये बच्चा हमारा ही और हम इससे मिलना चाहते हैं, मान लो वो किसी और का बच्चा निकल जाए, बेटा वो किडनैपिंग में नहीं आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, या फिर who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child. ये जो फादर है ये इस गुड फेथ में बिलीव करता है कि ये इस बच्चे की कस्टडी के लिए एंटाइटल्ड है, unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose. That means गुड फेथ में अगर ये चीजें की गई तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर इमोरल या फिर अनलॉफुल कोई पर्पस के लिए किया गया है तो वहां पे ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, एक ऐसे फादर के थ्रू जो कि अपने इलेजिटिमेट बच्चे के साथ ये चीज कर रहा है। ठीक है, और सबसेक्शन 2 में तो आपको इसकी पनिशमेंट दे ही रखी है। ओके, ठीक है जी। व्हाट इज अबडक्शन, क्या होता है अबडक्शन? 138 में यहां पर अबडक्शन डिफाइन किया गया है। अबडक्शन, ध्यान रहे कि हमें सबसे पहले यह देखना है कि इसमें क्या मेजर पर्सन है कि माइनर पर्सन है। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन का आप इंटरप्रिटेशन निकालोगे, यू विल सी कि मेजरली मेजर पर्सन आ रहा है। देखो क्या लिखा है, हुएवर बाय फोर्स कंपेल्स, फोर्स के थ्रू किसी को कंपेल कर रहा है, मतलब जोर जबरदस्ती एकदम शर्ट को पैंट को ऐसे खींच के बेटा ओमनी वैन में डाल दिया, दिस इज अबडक्शन। और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसेस, कोई डिसीटफुल मीन्स से इंड्यूस करता है। ये कैसे हो सकता है? बेटा किसी को फोन कर दिया कि आपके ना भैया के साथ ऐसा ऐसा हो गया, आपकी मम्मी ना यहाँ पे थी, आपकी मम्मी को जो है बीमार हो गई है, हम हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। फोन कर दिया, वो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया, जो एड्रेस दिया वहां कोई हॉस्पिटल ही नहीं था बेटा, वहां पे गुंडे खड़े थे उसको उठाकर लेके जाने के लिए। दिस इज कॉल्ड अबडक्शन। ये डिसीटफुल मीन्स से इंड्यूस किया उस पर्सन को, किस चीज के लिए? एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, उस पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इंड्यूस किया है या फिर कंपेल किया है, वो अबडक्शन में आएगा। और वही पर्सन, ध्यान रहे बेटा, जब कितनी साल से कम है, या तो चाइल्ड की कैटेगरी में आ रहा है या अनसाउंड माइंड के, ऑटोमेटिकली किडनैपिंग हो जाएगा, वो अबडक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि वो किडनैपिंग, और किडनैपिंग ही तो बोलता है चाइल्ड स्टीलिंग। सो 138 इज डिफाइनिंग योर अबडक्शन। अब अच्छे से अगर बीएनएस को ऑब्जर्व करोगे, यू विल रियलाइज कि बीएनएस में अबडक्शन का खुद का कोई प्रॉपर्ली पनिशमेंट नहीं दे रखा है। अबडक्शन को कोई दूसरे ऑफेंसेस करने के प्रयोजन से अगर किया गया है तो वहां पे पर्टिकुलर जो आपका सेक्शन है उसमें पनिशमेंट दे रखी है। बोलता है 139, किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग। अब और सेक्शंस देखना जरा क्या क्या बोलता है। 139 में बोला किडनैप कर रहे हो, मेमिंग अ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग। मेमिंग का मतलब क्या है? उसके अंग वगैरह, हाथ पैर उंगलियां काट देना, तोड़ देना, ताकि उसको जब वो बेगिंग करे या भीख मांगे तो उस वक्त उसको लोग उसको सिंपैथी दें, इस चीज के लिए भी बेगिंग या करवाया किडनैपिंग वगैरह, तो 139 में पनिशेबल है। 140 में बोला किडनैपिंग और अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर और रैंसम, फिरौती वगैरह लेने के लिए किसी की किडनैपिंग कर लिया ना, ओमनी वैन में लेके गए और घर पे फोन किया कि 1 करोड़ रुपए पहुंचाओ वरना आज के बाद अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख पाओगे, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, 140 लग जाएगा। 141, इंपोर्टेशन ऑफ अ गर्ल और बॉय फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, विदेश से कोई बच्चे या बच्ची का गर्ल और बॉय है तो मेरे अनुमान से ये बेटा माइनर की कैटेगरी में आएंगे, उनको यहां पर क्या क्या इंपोर्ट किया गया है, तो 141 लगेगा। एंड 142 कहता है wrongfully concealing और keeping in confinement kidnapped और abducted person, जो पर्सन को हमने किडनैप किया है या अबडक्ट किया है उसको यहाँ पे wrongfully conceal कर रहे हैं। मतलब आई कैन से कि हम wrongfully confine ही तो कर रहे हैं। अब कन्फाइनमेंट और कंसीलमेंट में फर्क क्या? कन्फाइनमेंट मतलब 4 दीवारी में बंद कर देना, कंसीलमेंट मतलब दूसरे लोगों की ये चीज नॉलेज में नहीं आना कि किसी पर्सन को हमने घर में बंद कर रखा है, दैट इज कंसीलमेंट। कंसीलमेंट मतलब चीज छुपाना। तो अबडक्टेड या फिर किडनैप्ड पर्सन को हम क्या कर रहे हैं? कंसील कर रहे हैं लोगों से, या फिर उसको कन्फाइनमेंट में रख रहे हैं। अगर बेटा सरेआम खुलेआम बच्चों को ऐसे हम घूमने देंगे अपने छत वगैरह पे, जिसको अपन किडनैप करके लाए या अबडक्ट करके लेके आए, तब तो लोगों को पता चल जाना ना कि ये पर्टिकुलर पर्सन को कहीं से लेके आया गया है। तो ये था आपका अबडक्शन। अब आपका एक और होमवर्क जरूर रहेगा जो आप होमवर्क के तौर पे इसको नोट करेंगे, और नोट इसलिए करना है क्योंकि मेज में आता है। तो ये सेगमेंट कवर करने के बाद एक तो आप किडनैपिंग वर्सेस अबडक्शन का डिफरेंस जरूर तैयार करके रखेंगे। अबडक्शन का डिफरेंस जो है जरूर तैयार करके रखेंगे, क्योंकि मेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो मैं बैचेस में सभी स्टूडेंट्स को, जो पेड बैचेस वगैरह उसमें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली मेंस के लिए डिफरेंसेस की टेबल देती हूँ, बट आप सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि आप अपने अपने स्तर पे मेंस के जो डिफरेंसेस की टेबल है वो रेडी रखें। कहीं से मिल रहा है तो उसको निकाल के प्रिंट करके अपने नोटबुक्स में स्टिक कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है कि या तो आता है या फिर नहीं आता। आप उस वक्त मेंस में टाइम खोटी नहीं कर सकते वहां जो है आंसर अपना प्रिपेयर करने के लिए। चलेंगे अगले सेगमेंट पर।
तो सेक्शन 138 जैसा कि हमने यहां पर आपका चार्ट में डिस्कस कर लिया था कि अबडक्शन क्या होता है, वैसे कि वैसे सेम लैंग्वेज आपको यहां पर बैरेक में दे रखी है, बस चार्ट बताने के पीछे का कारण यही है कि आपको ये समझ आए कि इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। Whoever by force compels, या तो फोर्स के थ्रू कंपेल कर रहा है, तो आपको मोड भी ध्यान रखना है, फोर्स के थ्रू क्या किया जा रहा है, कंपेल किया जा रहा है, और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स, डिसीटफुल मीन्स से क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है किसी पर्सन को टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, एक जगह से जाना, एक जगह से जाने का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली दूसरी जगह जाएगा, इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन। ओके, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस, ये जनरली जो सेक्शंस है वो स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं, पर इस सेक्शन की खूबसूरती देखना, क्योंकि इस सेक्शन की वजह से आपके बहुत सारे केस लॉज जो है, लैंडमार्क केस लॉज वो निकले हैं। अब इस पर आधारित आपका 2 आर्टिकल्स भी, और बहुत सुंदर आर्टिकल्स हैं। स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 32 भी है यहां पर। तो ये दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। जब ये पर्टिकुलर सेक्शन आ जाए, तो पहले 370 वगैरह में डिस्कस हुआ करता था, अब 143 में आ गया, बोलता है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। आर्टिकल 23 ने प्रोहिबिट किया ना कि नो ट्रैफिकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, और होता है तो भाई पनिशेबल एक्ट है ये, तो इन्होंने बोला whoever फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से, एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से ये पांचों में से कोई एक एक्ट कर रहा है, कोई एक एक्ट कर रहा है, एंड दीज 6 आर द मोड्स, ये तरीका बता रहा है। तो क्या एक्ट कर रहा है, या तो रिक्रूट कर रहा है, या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या हार्बर कर रहा है, या ट्रांसफर कर रहा है, या रिसीव कर रहा है। रिक्रूटमेंट एक तरीके से एम्प्लॉय कर रहा है, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पर, हार्बर कर रहा है दैट इज अपने पास उसको क्या कर रहा है, संरक्षण दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है अपने यहां से कहीं पर भेज रहा है, या रिसीव कर रहा है मतलब हासिल कर रहा है। किसको कर रहा है बेटा, किसी पर्सन को कर रहा है, ध्यान रखना, किसी पर्सन को कर रहा है, या तो पर्सन है या पर्संस हैं, ठीक है। दिस इज द एक्ट व्हाट इज बीइंग डन, बट बाय व्हाट वेज ही इज रिक्रूटिंग, हार्बरिंग, ट्रांसफरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, किस तरीके से किया जा रहा है। पहला बोल रहा है यूजिंग थ्रेट्स, डरा धमकाकर, उस व्यक्ति को डराया धमकाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, उस व्यक्ति को डराया धमकाया जा रहा है यहां पर, और यूजिंग फोर्स, या फिर फोर्स यूज किया जा रहा है। व्हाट इज फोर्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, फोर्स क्या है, क्रिमिनल फोर्स क्या है, ओके। या अबडक्ट किया जा रहा है, मतलब उस पर्सन को अबडक्ट करके भी ट्रैफिकिंग के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो भी पनिशमेंट, बेटा वहां पे अबडक्शन का भी पनिशमेंट मिलने वाला है, और वहां पर किसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, इसके ट्रैफिकिंग के लिए भी पनिशमेंट मिलेगा। और प्रैक्टिसिंग फ्रॉड या डिसेप्शन, उसको डिसीट किया, उसके साथ फ्रॉड कमिट किया, इस तरीके से अगर भी लेके आया तो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन है। अब्यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ पावर मतलब क्या है, उसको कोई शक्तियां दे रखी है, मान लो पब्लिक सर्वेंट वगैरह है, उस पावर्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उन पावर्स का क्या किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पावर्स को भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और बाय इंड्यूसिंग, including giving or receiving of payments or benefits in order to achieve the consent of any person having control। बहुत सुंदर चीज बोली, क्या बोला यहां पर कि वो किसी को इंड्यूस कर रहा है, जिसके अंदर और क्या इंक्लूडेड है, गिविंग और रिसीविंग, या तो किसी को देना या किसी को लेना, क्या, पेमेंट और बेनिफिट्स, इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल बेटा कोई माइनर है, कौन है, कोई माइनर है, या मान लो कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, या मान लो कोई विमेन है, कोई विमेन है, इनके बिहाफ पे अगर कंसेंट देने के लिए कोई और पर्सन ऑथराइज है, मान लो एक पति को जाके बोला तुम अपनी पत्नी भेज दो, तुमको 5 लाख रुपए देते हैं, तो ये क्या है, गिविंग द पेमेंट और द बेनिफिट्स। और जिसने वो पर्टिकुलर बेनिफिट्स लिया भी, दैट इज जिसने वो रिसीव भी किया, वो भी पनिशेबल होगा यहाँ पे, दैट इज वो पेमेंट और बेनिफिट्स देने वाला और लेने वाला। माइनर के मामले में बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है 5 साल का ही तो है, आपको जो है इस बच्चे को बेच देते हैं, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, दिस इज ट्रैफिकिंग, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो पनिशमेंट डील करेंगे। 143 का सबसेक्शन 2 में बेसिक पनिशमेंट दे रखी है, फिर उसके बाद जितने भी सेक्शन आएंगे उसमें हम कह सकते हैं कि जो आपका ट्रैफिकिंग हो रहा है वो अलग अलग कारणों की वजह से हो रहा है, कारण तो नहीं बट अलग अलग पर्पस या ऑब्जेक्टिव की वजह से हो रहा है, या मोड्स जो है वो डिफरेंट है, इसलिए पनिशमेंट डिफरेंट है। तो 143 का सबसेक्शन 2 ये बोलता है पनिशमेंट फॉर ट्रैफिकिंग कितना है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। ध्यान रहे सब में कठोर कारावास है, वो इसलिए दे रखा है क्योंकि सीधा सीधा आर्टिकल 23 का वायलेशन है। इट सेज रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 7 to 10 years एंड फाइन, कितना है, 7 to 10 years एंड फाइन।
फिर बोलता है 143 सबसेक्शन 3 ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन को ट्रैफिकिंग किया। वहां पे क्या बोला, पर्सन और पर्सन, एक व्यक्ति का भी हो सकता है, एक से ज्यादा व्यक्ति का भी हो सकता है। अगर एक पर्सन का हो तब तो 143 का सबसेक्शन 2, एक पर्सन है तो 143 सबसेक्शन 2 एंड 143 सबसेक्शन 3 कब लग जाएगा, जब एक से ज्यादा लोगों को एक साथ ट्रैफिकिंग किया, 10 15 20 लोगों को बेटा इधर से उधर बेच दिया या फिर खरीद लिया गया है, तो वहां पर पनिशमेंट रिगरस इंप्रिजनमेंट है, 10 इयर्स या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन है, आजीवन कारावास है। दैट मींस ये बहुत ही ग्रेव पनिशमेंट है, ग्रेव ऑफेंस है। सबसेक्शन 4 में किसकी पनिशमेंट थी, ट्रैफिकिंग ऑफ अ चाइल्ड। अब बेटा जब पर्संस लिखा है तो पर्संस में क्या आ सकता है, कोई भी पर्सन आ सकता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर माइनर मेजर हस्बैंड वाइफ अनसाउंड माइंड साउंड माइंड पर्सन, कोई भी आ सकता है। बट स्पेसिफिकली अगर बच्चे का ट्रैफिकिंग किया है तो उसकी पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा है, दैट इज सबसेक्शन 3 वाली ही पनिशमेंट है, रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 इयर्स या फिर जो तो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जा सकती है एंड फाइन भी है। अब वहीं पर जैसे 3 में बेटा एक से ज्यादा पर्सन थे, 4 में चाइल्ड था, अब 5 में क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा बच्चे का ट्रैफिकिंग किया तो ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन पर्सन पनिशमेंट कितनी है, 14 इयर्स से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन, मिनिमम ही यहां 14 है, आजीवन कारावास है साथ में। सबसेक्शन 6 ने क्या बोला है, ट्रैफिकिंग ऑफ अ चाइल्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन। वन ओकेजन मतलब क्या है, एक समय पर एक बच्चे का आप कह सकते हो कि ट्रैफिकिंग करना, लेकिन एक से ज्यादा ओकेजन में भी किया, मतलब एक से ज्यादा बार किया, एक बार ट्रैफिकिंग कर लिया दूसरी बार फिर से कर लिया है, तो ये किस में पनिशेबल होगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। एंड यहां पे ध्यान रखना लाइफ इंप्रिजनमेंट मींस नेचुरल लाइफ। अब सवाल ये आता है स्टूडेंट्स का, यहां पे रिगरस इंप्रिजनमेंट क्यों नहीं है, लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ रिगरस इंप्रिजनमेंट क्यों नहीं है, जाकर पढ़ो सेक्शन नंबर 4, क्लियर कट बेटा लिखा हुआ है कि जब हम टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट देंगे, कोई अवधि के लिए कारावास देंगे, तब उसमें सिंपल इंप्रिजनमेंट या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा, तब सादा कारावास या कठोर कारावास होगा, अन्यथा नहीं। व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ इंप्रिजनमेंट, देन वहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है, जो आइदर डिस्क्रिप्शन है दैट इज अटैच्ड ओनली एंड ओनली टू अ टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट, नॉट टू द लाइफ इंप्रिजनमेंट। इसलिए आजीवन कारावास में कभी भी आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगा, और रिगरस है या सिंपल है वो हमेशा एक टर्म वाले इंप्रिजनमेंट के साथ दिखेगा, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, और फिर इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट का नेचर बता दिया ना, इन्होंने बोला नेचुरल लाइफ तक है, टिल द रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ द ऑफेंडर। एंड सबसेक्शन 7 में ये कहता है पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिसर इन्वॉल्व है ट्रैफिकिंग में, वो किसी भी हो, एक पर्सन की हो, 2 पर्सन की हो, चाइल्ड की हो, मोर देन वन चाइल्ड हो, मोर देन वन ओकेजन हो, पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व है तो उसको भी पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन है। और ये लाइफ इंप्रिजनमेंट ऐसा है विच विल एक्सटेंड टू द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन्स नेचुरल लाइफ। पब्लिक सर्वेंट पर ज्यादा बड़ा प्रतिबंध है बिकॉज ही इज बाउंड बाय लॉ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वो तो बाउंड है ना फंडामेंटल राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेटा वही ऑफेंस कमिट कर दे रहा है तब तो फिर ज्यादा बड़ी समस्या वाली बात है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में ट्रैफिकिंग ऑफ द पर्सन। देन 144 किसकी बात करता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ट्रैफिक्ड पर्सन, जिस पर्सन को हमने ट्रैफिकिंग कमिट किया है उसकी तो पनिशमेंट है, लेकिन वाकई अगर उसका एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है तो फिर वो 144 में पनिशेबल होने वाला है। अब इसमें जब पनिशमेंट मिलेगी, 2 टाइप्स की पनिशमेंट है, ध्यान रहे बेटा, रिगरस इंप्रिजनमेंट 5 to 10 इयर्स एंड 3 to 7 इयर्स है। जब हम बात करते हैं इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, ये तो चाइल्ड का एक्सप्लॉइटेशन है, ये किसी पर्सन का एक्सप्लॉइटेशन है, कि अगर किसी पर्सन का एक्सप्लॉइटेशन हो गया है तो वो रिगरस इंप्रिजनमेंट 3 to 7 इयर्स जा सकता है एंड फाइन, और बच्चे के मामले में 5 to 10 इयर्स एंड फाइन है। हैबिचुअली डीलिंग इन स्लेव्स, अब स्लेव्स है, बेगरी है ना, ये बंधुआ मजदूरी वगैरह है, ये सब अलाउड नहीं है, आर्टिकल 23 से हिट हो जाएंगे ये सारी चीजें। उसके बावजूद किसी ने स्लेवरी में हैबिचुअली डीलिंग किया है, 10 इयर्स एंड फाइन वहां पे पनिशमेंट रहने वाला है। अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, कंपल्सरी लेबर जिसको हम बॉन्डेड लेबर कहते हैं, और वो अनलॉफुल है, लॉफुल तरीके से भी नहीं है, तो पनिशमेंट किसमें मिलेगी, 146, 1 ईयर और फाइन और बोथ, 1 ईयर और फाइन और बोथ से पनिशेबल है, ठीक है। तो ये काफी प्यारा सा अच्छा सा सेगमेंट था जिसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की, और एक बहुत ही लैंडमार्क केस है 1990 का, दैट इज विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नॉट जस्ट दिस, हमारे पास एक और केस है, बचपन बचाओ आंदोलन का तो केस है ही, बंधु मुक्ति मोर्चा का भी केस है, और उसके बाद बुद्धदेव कामस्कर का एक जरूर केस है, जो अभी हालांकि 2022 का जो मामला था, सॉरी 23-22 का मामला था वो अलग था, और इसमें जो है
वो थोड़ा जो है सेक्स वर्कर्स के बारे में बात की गई थी, उसको भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जितने भी केसेस हैं मैंने स्टूडेंट्स को हमारे बैचेस में भी पढ़ाया और आप ही सभी स्टूडेंट्स को यही बता रही हूँ बैचेस ताकि आपको पता चले कि भाई खास डिफरेंस नहीं है यूट्यूब और बैचेस में, ठीक है जी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन की है किसके बारे में बेटा, ट्रैफिकिंग वगैरह के बारे में गाइडलाइंस ले डाउन की है। स्टेट को स्पेसिफिकली ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे ये ओनर्स डालिए कि यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इरेडिकेटिंग ट्रैफिकिंग और द ह्यूमन स्लेवरी एटलीस्ट। तो देखो क्या बोलता है, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ यूटी, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज को बोला गया है कि आप ये इंश्योर करो एप्रोप्रिएट एंड स्पीडी एक्शन लिया जाए टू इरेडिकेट द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, ट्रैफिकिंग। बच्चे बेच देते हैं बेटा, बच्चे खरीद लिए जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर बच्चे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा इसका कारण है। तो उनको बोला कि आप चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन रोकिए, आप अलग से एक सेपरेट एडवाइजरी कमिटी जो है वो गठित कीजिए हर एक रिस्पेक्टिव जोन में, ताकि मेजर लिए जा सके सोशल वेलफेयर प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, ताकि बच्चों को और गर्ल्स को प्रोस्टिट्यूशन से रेस्क्यू किया जा सके, उनको बचाया जा सके। स्पेसिफिकली हर उस एरिया में जहां पर बेटा चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन या ट्रैफिकिंग का सबसे ज्यादा मामला चलता है, उस मामले में आपके स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज को बोला दैट यू मस्ट कम फॉरवर्ड एंड टेक एन इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल दीज थिंग्स। थर्ड क्या बोला, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप इन प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट एंड रिहैबिलिटेशन होम्स। गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि रिहैबिलिटेशन होम्स हम रखें स्पेसिफिकली बेटा चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के मामले में। फोर्थ, द यूनियन गवर्नमेंट should set up committee of its own to evolve welfare programs on the national level for the care, protection and rehabilitation. यूनियन गवर्नमेंट, अच्छा स्टेट गवर्नमेंट्स को तो डायरेक्शन दिया ही दिया, अब यूनियन गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, नेशनल लेवल पर भी आप केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन के लिए इफेक्टिव मेजर्स लीजिए। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बेटा, इनको बोल रहे हैं कि एक्सक्यूज मी, डीपीएसपी की मदद लीजिए आप, सोशल ऑर्डर, वेलफेयर ऑफ द नेशन। State government, central government should devise a machinery of its own for ensuring the proper implementation of the suggestion। जो भी हमने सजेशन दिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप इसका प्रॉपर क्या कर सको, एग्जीक्यूशन कर सको, इफेक्ट में ला सको। एडवाइजरी कमिटी कैन ऑल्सो dwell deep into the देवदासी सिस्टम, और जितना भी देवदासी सिस्टम वगैरह है, वो जो एडवाइजरी कमिटी हमने यहाँ सेपरेटली स्टैब्लिश करने को बोली है, ये खुद भी इसमें चेक कर सकती है। नॉट जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहां तक बेटा पहुंचेगी, आप कमेटी गठित कर दो ना, स्पेसिफिक कमेटी ये काम कर लेगी। तो ये आपको कौन से केस में बोला है, विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोली थी इसमें, और ये बोली क्यों थी, ट्रैफिकिंग के ऑफेंसेस को रोकने के लिए। ट्रैफिकिंग का ऑफेंस ऑर्गेनाइज क्राइम में आता है। जब आप भी सेक्शन पढ़ोगे आप ऑर्गेनाइज क्राइम्स वगैरह की, स्पेसिफिकली 110, 111, 112 वगैरह पढ़ो, ऑफेंस, पेटी ऑफेंसेस पढ़ो, टेररिस्ट एक्टिविटीज पढ़ो, यू विल रियलाइज कि जितना भी भारत के हिस्ट्री में कुछ चीजें हो रखी है, उन सब को देखते हुए अब बीएनएस में कुछ न्यू ऑफेंसेस ऐड किए गए, ऑर्गेनाइज क्राइम को अब बीएनएस में जगह दे रखी है। तो उन्होंने बोला ट्रैफिकिंग भी एक तरीके से ऑर्गेनाइज ऑफेंस है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, एंड कैसे डिफाइन कर रखा है, उसी तरीके से जैसे कि यूएनसीटीओसी में डिफाइन कर रखा है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, इन्होंने बोला चिल्ड्रंस यूज इन सर्कस टोटली बैन किया जाए। एक तरीके से बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है बेटा, वहां पर ऐसी ऐसी घातक हरकतें करवाई जा रही, बच्चे की जान जा सकती है और उससे पैसा कमा रहे हैं उनके मालिक। It was also held that no child should be deprived of his fundamental right given under the Constitution of India and brought to the child trafficking and subjected to abuse, be it physical or emotional। ना ही उसके साथ किसी भी प्रकार का फिजिकल, इमोशनल कोई भी अब्यूज हो, इस तरीके से तो कतई ना हो, या ऐसे भी ना हो जिससे कि फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है बच्चे के वो खराब हो जाए। ठीक है जी, बंधु मुक्ति मोर्चा। अब ये जितने भी केसेस हैं, नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेक्शन 143 बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऐसे। देखो ऐसे लिखने से कुछ नहीं होता है, ऐसे अच्छे लिखने से होता है। ठीक है, द केस कवर्स द राइट्स ऑफ द बॉन्डेड लेबर। बंधुआ का मतलब क्या हो गया है, बांधा हुआ है जिसको, मुक्ति मतलब आप उसको फ्री कर रहे हो वहां पर। अब मोर्चे का मतलब आप समझते हो कि यहाँ पर एक एजिटेशन चला था, एक रिवोल्यूशन चला था कि बॉन्डेड लेबर का जो सिस्टम है वो खत्म किया जाए। अब सीरियल आता था मेरे ख्याल से, एक स्टार प्लस वगैरह पता नहीं कहां पर तो आता था, वो उड़ान करके एक सीरियल आता था, चकोर, आपने देखा होगा उसको, किस तरीके से वो बंधुआ मजदूरी को खत्म करना चाह रही, बस यही है।
Court elucidated the rehabilitation of the bonded labor and directed the government of India to award compensation to the released and rescued bonded labor under the provisions of Bonded Labor System Act 1976 after taking notes of serious violation of their basic fundamental and human rights. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है गवर्नमेंट के ऊपर ये ड्यूटी है कि आप एक तो इनको कॉम्पनसेशन दीजिए एंड प्लीज यू इंश्योर कि आप इनको रिहैबिलिटेशन दीजिए, आप सीरियस नोट लीजिए क्योंकि इनके फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ना सिर्फ आपके बीएनएस या आईपीसी से कनेक्टेड होता है बट समवेयर आपके आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी कनेक्ट होता है, आर्टिकल 21 से भी कनेक्ट होता है। बुद्धदेव कामस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2021 सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से पैनल अपॉइंट किया है, क्यों? ताकि वो रिहैबिलिटेशन स्कीम बता सके जो प्रोस्टिट्यूशन के विक्टिम्स हैं, या हम बोलते हैं कि सेक्स वर्कर्स भी कई बार विक्टिम बन जाते हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर अपील को डिसमिस करते हुए ये बोला, वी स्ट्रांगली फील दैट द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड through social welfare board prepare a scheme for rehabilitation all over the country for physically and sexually abused women commonly known as prostitutes, as we are of the view that the prostitute also have right to live। ये एक लैंडमार्क केस है बेटा जो बोलता है राइट टू लिव का जो अधिकार है, ये आर्टिकल 25 में राइट ऑफ पर्सनल जो आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का जो राइट है ये किसको अवेलेबल है? अंडर आर्टिकल 21 प्रोस्टिट्यूट्स को भी अवेलेबल है। और ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा स्पेसिफिकली जब उनको फिजिकली या सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है तब। Within the dignity under Article 21 of the Constitution of India, since they are also human beings and their problems also needs to be addressed। तो प्रोस्टिट्यूशन पर, सेक्स वर्कर्स पर, ट्रैफिकिंग पर, इन सब चीजों के ऊपर आपके पास अगर ऐसे वगैरह आ जाए, बुद्धदेव कामस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का ये केस आप जरूर मेंशन करके आ सकते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट कुछ चुनिंदा सेक्शन ही पढ़ने 128 से लेके 136, लेकिन ये क्रिमिनल फोर्स समझने से पहले फोर्स समझना पड़ेगा। क्या होता है फोर्स? अगर आपको फोर्स अच्छे से समझ आ गया तो आपको क्रिमिनल फोर्स भी समझ आ जाएगा। हाँ जी, आप लोग जब बेसिक आपकी जब फिजिक्स वगैरह स्टार्ट हुई होगी, जो मेरे ख्याल से अनुमान 8th स्टैंडर्ड में हमारे टाइम पे स्टार्ट हुई थी, तो 8th स्टैंडर्ड 9th 10th तक बेसिक आप फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो, बस उतना तक ही समझना है। तब हमको बेटा फोर्स बताया जाता था या हम फोर्स को कैलकुलेट करते थे, मेजर करते थे। क्या होता है फोर्स? सिंपल सी चीज है ना, अगर कोई चीज यहां पड़ी है तो ये क्या है? ये स्टिल है। अगर मैं इसको पुश करूं तो ये अपनी जगह से चेंज हुई, इसमें एक मूवमेंट आया। क्या आया? इसमें एक मूवमेंट आया है। मूवमेंट को मैं मोशन भी बोल सकती हूं, आई हैव मूव्ड दिस थिंग। तो कोई भी चीज को मूविंग इफेक्ट देना, या अगर वो चल रही थी पर उसको रोक देना, कोई गाड़ी चल रही थी आपने पीछे से रोक दिया, साइकिल वाला चल रहा था आपने पीछे से रोक दिया, तो वो मोशन सीज हो चुका है। क्या हो गया? मोशन सीज हो गया, रुक गया उसका मोशन, वो चलना बंद हो गई है। या कोई चीज रेस्ट पे थी बट आपने उसको चलने के लिए फोर्स दे दिया, कुछ एक्ट कर दिया जिससे कि उसको चीज को मोशन में डाल दिया है, या फिर उसका मोशन चेंज कर दिया। धीरे धीरे चल रही थी, आपने जोर से धक्का मार दिया, तेज चलने लग गई। पानी में भी मोशन कॉज कर देते हो आप पत्थर मार के, ये चीजें होती है ना। यही फोर्स और कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? या तो बेटा हम कोई ह्यूमन इंटरवेंशन कर ले या कोई सब्सटेंस डिस्पोज ऑफ कर लूं। आप रोड से नीचे से जा रहे थे, मैंने देखा अच्छा चल रहे हो, मोशन पे हो, आई वांटेड टू सीज दैट मोशन, आई वांटेड टू स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग। मैंने कोई बड़ा सा पत्थर गिरा दिया, क्या हुआ? वो फोर्स लगाया मैंने ताकि आप रुक गए। ये हो गया फोर्स। अब यही फोर्स अगर हमने इसलिए यूज किया है ताकि कोई ऑफेंस कमिट कर सके, ताकि बेटा कोई ऑफेंस कमिट कर सके, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो फिर ये क्रिमिनल फोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, देखो ओके। फोर्स, अ पर्सन इज सेड टू यूज टू फोर्स इफ ही यूजेस। हम कहेंगे कि एक पर्सन ने फोर्स कॉज किया है या फोर्स एक्चुअली कमिट किया है। ध्यान रखना, फोर्स कोई ऑफेंस नहीं है। एवरीबडी प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज ओनली एन कॉन्सेप्ट। क्योंकि फोर्स समझना जरूरी है, तभी हम क्रिमिनल फोर्स समझ पाएंगे, और क्रिमिनल फोर्स के बाद ये 131 से लेके 135 का सेगमेंट समझ पाएंगे। तो इन्होंने इसमें कहा है कि कोई भी पर्सन मोशन कॉज करता है, मोशन मतलब मूवमेंट कॉज करता है किसी में,
या फिर चेंज ऑफ मोशन, उसके मूवमेंट में चेंज कर दिया। 100 की स्पीड से चल रहा था, आपने रोक दिया, आपने 50 की स्पीड पर लेके आ गया, 50 की स्पीड पे चल रहा था, आपने उसको जोर से धक्का दिया। 200 की स्पीड पे अगर कोई चीज आ चुकी है तो चेंज कर दिया मोशन। लेफ्ट को चल रहा था, आपने मोड़ के उसको राइट में कर दिया, ऊपर को जा रहा था, आपने नीचे को लेके आ गया उसको। या सिसेशन ऑफ द मोशन, सिसेशन ऑफ द मोशन का मतलब क्या है? रोक देना, एंड पे ले आना। टू दैट अदर causes to any substance such motion or change or cessation of the motion। ये कर किसको रहा है? किसी अदर पर्सन को कर रहा है या किसी सब्सटेंस को कर रहा है? किसी पर्सन को भी तो रोक सकते, कोई सब्सटेंस को भी तो रोक सकते बेटा। उसकी कोई पर्टिकुलर पेपर, कागज, प्लेन वगैरह उड़ रहा था, हमने उसको बीच में पत्थर मार के रोक दिया, हाथ से पकड़ लिया। उसकी काइट वगैरह चल रही थी, पतंग वगैरह उड़ाते ना बेटा, हमने उसकी पतंग को काट दिया। क्या कर दिया हमने? चेंज कर दिया ना मोशन में, लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ रही थी, आपने काट के उसको नीचे फेंक दिया। तो सब्सटेंस को भी तो लग सकता है ना फोर्स। बेटा कोई बॉटल जो है बालकनी में पड़ी थी, मैंने धक्का मार दिया, नीचे गिर गई, तो सब्सटेंस को फोर्स कॉज किया ना मैंने, यस और नो? लेकिन फोर्स हो कैसे सकता है मैम, ये बताओ, कैसे फोर्स यूज कर सकते हो? मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट एक ही है, या तो कोई पर्टिकुलर चीज जो मोशन में है या रेस्ट पे, उसको मोशन में ले आऊं, या जो ऑलरेडी चल रही थी उसको रोक दूं, या उसके मोशन में चेंज कर दूं। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। मैं कैसे कर सकती हूँ? या तो अपने बॉडीली पावर से कर सकती हूँ, या कोई सब्सटेंस डिस्पोज ऑफ कर दूंगी। बेटा कोई पतंग काटनी होती है तो आप खुद उड़ के थोड़ी ना उस पतंग को काटने जाते हो, खुद की पतंग से ही तो काटते हो ना। तो आपने क्या यूज किया? एक सब्सटेंस ही तो यूज किया ना। बोलो हाँ कि ना, यस और नो? तो इट सेज दिस कैन बी डन बाय हिज ओन बॉडीली पावर। जो ऑफेंडर है वो खुद अपने बॉडीली पावर से कर सकता है, या कोई सब्सटेंस डिस्पोज ऑफ कर सकता है। कोई सब्सटेंस, मान लो बेटा कोई रेलगाड़ी चल रही थी, उसके बीच में मैंने कोई बड़ा सा पहाड़ सिंह रख दिया, रुक गई ट्रेन। थर्ड, या फिर एक और तरीका हो सकता है जो काफी फेवरेट तरीका है लोगों का, इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव टू चेंज इट्स मोशन और सीज टू मूव। किसी एनिमल को भी मूव करवाया हमने। एनिमल को कैसे मूव कर सकते हैं? बेटा बिस्किट फेंक दिया, या मान लो 4 लड़के खड़े थे, मान ही नहीं रहे थे, बेटा हमने कुत्ते लगा दिए पीछे। कुत्ते कैसे लगाए? कोई बेट वगैरह फेंक दिया, कुत्तों को समझा दिया, तो वो कुत्ते भौंकने के वजह से वो जो 4 लड़के खड़े थे भागना शुरू कर दिए। They were at rest, they started running. Why? Because we induced an animal to move or to go behind or to run behind those 4 people. तो ये भी किस में जाएगा? ये फोर्स में जाएगा। तो ध्यान रखें हम कर क्या रहे हैं, फोर्स में चीज क्या होनी चाहिए? या तो वो चीज मोशन में आ जाए, या चीज का मोशन जो है वो चेंज हो जाए, या फिर उस पर्टिकुलर मोशन को आप एंड पे ले आओ। और तरीका क्या है? ये जो ग्रीन बॉक्स में 3 तरीके दे रखे हैं। खुद का बॉडीली पावर आ सकता है, सब्सटेंस को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई एनिमल को पीछे लगा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर सेगमेंट जो ये कहता है क्रिमिनल फोर्स क्या होता है। यही वाला फोर्स जब हम इंटेंशनली यूज करते हैं कोई पर्सन को इंजरी कॉज करने के लिए, अनॉय करने के लिए, या फिर फियर करने के लिए, तो हम बोलेंगे क्रिमिनल फोर्स हो गया। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ो। इट सेज whoever intentionally uses force, क्या यूज करता है? फोर्स यूज करता है। फोर्स कौन सा? जो 128 में डिफाइंड है। whoever intentionally uses force to any person, किसी भी पर्सन को, without that person's consent, उस पर्सन की कंसेंट के बिना, टू कमिट एनी ऑफेंस, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए अगर वो उस पर्सन को फोर्स कॉज करता है, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू लाइकली टू कॉज इंजरी, फियर या अनॉयंस ऑफ दैट पर्सन, without that person's consent, to commit any offense, intending or knowing it to likely to cause, वो उस पर्सन की कंसेंट के बिना बेटा इंटेंशनली उसको फोर्स यूज कर रहा है, या इस नॉलेज के साथ कि ऐसा फोर्स यूज करने से उसके साथ ऑफेंस हो जाएगा, या फिर इंजरी, फियर या अनोयंस हो जाएगा। एग्जाम्पल, मान लो आपका दोस्त बैठ रहा था, है ना, ये हमने स्कूल में बहुत किया। दोस्त बैठ रहा था, आपको पता था कि आज इसको थोड़ा छेड़ते हैं, मस्ती करते हैं इसके साथ। बेटा बैठने वाला था, आपने पीछे से चेयर खींच ली, वो चीज को, वो सब्सटेंस को बेटा क्या कर दिया? वो सब्सटेंस को हमने मोशन कॉज कर दिया। कैसे? खुद के बॉडीली पावर से खींच दिया ना उस कुर्सी को पीछे, वो धम से आके नीचे गिर गया। क्या हुआ है? उसको हर्ट हुआ है ना। तो हमारा इंटेंशन ये था कि हम उसका ऑफेंस करेंगे। या मान लो इस चीज से आपको नॉलेज भी थी कि इससे ना इसको इंजरी हो सकती, लगेगी बेचारे को थोड़ा सा, या डर जाएगा एकदम से। यस, गेट में घुस रहा था वो, आप गेट के पीछे खड़े थे, एकदम से वो जैसे आया आपने धप्पा कर दिया, डर गया बेचारा। आपने जानबूझ के ये चीज की है, जा रहा था बेटा अच्छे स्पीड में, आपके धप्पा करने की वजह से उधर ही रुक गया,
तो एक तरीके से यहां पर भी क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ है। फोर्स का हमेशा मतलब ये नहीं है कि आप खुद से ही कोई एक्ट करो। अब आपके वो धप्पा करने की वजह से भी तो वो रुक गया ना, और उसको क्या हुआ, अनॉय हो गया, चिढ़ गया या डर लग गया उसको एकदम से, तो दैट विल ऑल्सो फॉल इनटू योर क्रिमिनल फोर्स। बराबर है। अब फोर्स और क्रिमिनल फोर्स के बाद एक आता है असॉल्ट। क्या है असॉल्ट? असॉल्ट में बेटा जनरली हम लोग ना इसको क्रिमिनल फोर्स से थोड़ा सा अलग है। ये क्रिमिनल फोर्स में हो सकता है कि आप थोड़ा नजदीक हो पर्सन के, असॉल्ट में आप थोड़ा दूर हो, बस उसको डर दिखाते हो, खौफ दिखाते हो। लिख लो आप पेरेंट के पास कि आप खौफ दिखाते हो कि सुन भाई ऑफेंस कर दूंगा, अब भी आके पीट दूंगा। ये वाली चीज असॉल्ट है। कहता है whoever makes any gesture of preparation, यहां पे या तो जेस्चर होना चाहिए या प्रिपरेशन होना चाहिए, इस इंटेंशन के साथ या इस नॉलेज के साथ दैट ये जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन will cause any person present to apprehend, कि अगर मैं किसी को ऐसा जेस्चर दिखाऊं या प्रिपरेशन दिखाऊं तो जिस भी पर्सन को ये दिखाया जा रहा है वो एप्रीहेंड हो जाएगा, वो डर जाएगा। क्या डर जाएगा? दैट ही हु मेक्स अ जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन, कि जो ऐसा जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन कर रहा है ना वो कभी भी क्रिमिनल फोर्स यूज कर सकता है। दैट इज ही इज अबाउट टू यूज अ क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन। आपने देखा होगा, मैंने ये अपने पेड बैचेस में भी हमेशा एग्जाम्पल दिया है, बट हम छोटे थे ना तो चॉकलेट्स आइसक्रीम के लिए कभी जिद कर लिया, मान लो, हो सकता है आप अच्छे हो, हम भी अच्छे थे, कोई ऐसी जिद नहीं करते थे, लेकिन मान लो कई बार मेहमान वगैरह घर पे आए, जिद कर लिया आपने कि आइसक्रीम खाऊंगा कि खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगी कि खाऊंगी। अब बेटा गेस्ट के सामने जनरली जो परिवार के सदस्य वो बोलते नहीं है ना, तो वहां पे आपको मम्मी या पापा से कुछ तो भी हिंट मिल जाएगा कि बेटा या तो चुप हो जाओ या फिर तुमको अभी अच्छे से आइसक्रीम खिला दी जाएगी। तो वहां मम्मी कुछ बोलेगी नहीं, मम्मी कैसे करेगी? तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ जेस्चर। ये एक जेस्चर ही तो हुआ या प्रिपरेशन। तो टीवी को हाथ लगा के बता बेटा वो झाड़ू लेकर आ रही है, मम्मी ऊपर से झाड़ू लेकर आती हुई दिख रही है, ये क्या एक तरीके से प्रिपरेशन है कि या तो टीवी बंद कर लो वरना झाड़ू लग जाएगा, झाड़ू लग जाएगा, ये चाटा लग जाएगा। ये क्या है? ये क्रिमिनल फोर्स ही तो है। अब हमको पता है कि सामने खड़ा व्यक्ति गन लेके खड़ा है, बोल रहा है कि या तो चुपचाप निकल लो यहां से, गली छोड़ दो वरना यही गोलियों से भून दूंगा। तो हाथ में गोली है बेटा, धमकी और दे रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल असॉल्ट। क्योंकि अब आप डर चुके हो कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये पर्टिकुलर पर्सन हम पे फोर्स यूज करेगा, और फोर्स भी कौन सा? क्रिमिनल फोर्स यूज करेगा। क्लियर है? दैट इज जिस पर्सन को आपने वो जेस्चर दिखाया, वो कोई भी एक्ट करके दिखाया, उस पर्टिकुलर एक्ट में प्रिपरेशन इस तरीके से की गई है कि जिस पर्सन को हमने जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन दिखाया है वो इस डर में है, एप्रीहेंशन में, हम कभी भी उसके विरुद्ध क्या कर देंगे? हम कभी भी उसके विरुद्ध ऐसा पर्टिकुलर क्रिमिनल फोर्स यूज कर देंगे। दैट विल अमाउंट टू असॉल्ट। ठीक है? कोई लड़की खड़ी थी, लड़की को ऐसे सर से ऐसे, कई बार होता है ना बेटा टफली का, आप बस डरा के जा रहे हो, कई बार फ्रेंड्स वगैरह को चाटा नहीं मारते, बस ऐसे हाथ करके जाते हो, वो एकदम से ऐसे डर जाते कि ये क्या था, स्कूल वगैरह में करते थे, ये असॉल्ट है। ठीक है? लेकिन एक बहुत अच्छी चीज बता रखी है, इट स्टेट्स दैट मियर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट। सिर्फ शब्द असॉल्ट में नहीं आते हैं। मान लो मैं 2 किलोमीटर दूर खड़े होकर आपको बोल रही हूँ या तो चुपचाप मेरे मोहल्ले के गली में से निकल लो वरना यहीं पर मैं जो है पत्थर फेंक दूंगी। बेटा दूर हूं मैं अपना प्रिपरेशन बता रही हूं, दिख ही नहीं रही हूं, सिर्फ शब्द असॉल्ट नहीं होगा। उसके साथ ऐसा कोई एक्ट होना चाहिए, प्रिपरेटरी एक्ट, जो लगे कि इंस्टेंट ये पर्टिकुलर एप्रीहेंशन है हमको। अब मैं अपनी बालकनी में खड़े होकर नीचे झुक के आपको बोल रही हूं कि या तो गली में से निकल जाओ वरना यहां से पत्थर फेंक दूंगी, अब ये असॉल्ट होगा क्योंकि वहां पे शब्द भी है, मेरे हाथ में आपको पत्थर भी दिख रहा है। तो अब ये बोल सकते हैं सिर्फ शब्द है और कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई जेस्चर नहीं है, वो कभी भी असॉल्ट नहीं होता है। इसीलिए जब जैसे जैसे बड़े हो जाते हो आप घर वालों से थोड़ी जो डांट सुनने करने की आदत हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ इनके शब्द हैं। यहाँ पे लिख सकते हो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ये वो वाली चीज है। ठीक है? चलिए 131, 32, 33, 34, 35 डील करेंगे। 131 बोलता है असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। ग्रेव प्रोवोकेशन के अदरवाइज असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स है। दैट मींस यहां पे ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं मिला है और फिर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स किया। 132 में हम बेटा पब्लिक सर्वेंट को डेटर कर रहे हैं उसकी लॉफुल ड्यूटी डिस्चार्ज करने से, उसकी लॉफुल ड्यूटी डिस्चार्ज करने से अगर पब्लिक सर्वेंट को भी डेटर कर रहे हैं 132 में पनिशमेंट मिल जाएगा। बेटा पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफिस में बैठा था, पुलिस अधिकारी बैठा था, हम जाके लट लेके चले गए, ये रिकॉर्ड करके बताओ एफआईआर, दिस इज एन असॉल्ट। ओके,
क्लियर है? और वहीं पर क्रिमिनल फोर्स भी यूज कर दिया, ऐसा कॉलर वगैरह खींच लिया, तो खैर वो तो पब्लिक सर्वेंट में जाएगा ही जाएगा और यहां पर भी आ जाएगा। ओके 133 दैट इज असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू डिसऑनर अ पर्सन। कोई रेप्यूटेड पर्सन वगैरह है बेटा, है ना, अब मान लो मंत्री जी वगैरह जा रहे थे माला वाला पहन के, है ना, एक अच्छा सा उनका जो यात्रा है वो चल रही थी उनके पूरे लोगों के साथ, बैंड बाजा के साथ। उस वक्त बेटा आप लोग आके 10-15 लोग वहां पर डंडा लेकर खड़े हो जाओ कि क्रॉस करके दिखाओ ये गली, हमारे मोहल्ले से निकल के तो बताओ है, कभी सड़कों पर आपने गड्ढे वगैरह ठीक करवाए नहीं, आप हमारे गली में वोट्स मांगने आए हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो एन असॉल्ट। एक तरीके से डरा दिया ना, अब उन्होंने पहले ही बेटा पलटी मार ली, उल्टा मुड़ के वापस की उनकी पूरी की पूरी रैली चली गई। दिस इज व्हाट, दिस इज एन असॉल्ट। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको ये एप्रीहेंशन था कि अगर हम नहीं गए तो ये लोग हमारी पिटाई कर देंगे। ओके 134 असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड। असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कमिट थेफ्ट टू प्रॉपर्टी कैरिड। ये असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स कब हो रहा है? जब पर्टिकुलर चोरी की हुई प्रॉपर्टी को लेकर जा रहे हैं, उस वक्त असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज कर दिया। बेटा जा रहे थे चोरी करते हुए, चोर जा रहा था और उससे बोला कि अगर मुझे बीच में रोकने की कोशिश की तो अभी यहां पे गोलियों से भून दूंगा। गोली है, तलवार है, तो ये क्या, ये असॉल्ट ही तो है, या धक्का मुक्की कर लिया, क्रिमिनल फोर्स है, तो पनिशेबल हो जाएगा 134 में। एंड 135 क्या स्टेट करता है? असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू अदर देन ग्रेव प्रोवोकेशन, अदर देन ग्रेव प्रोवोकेशन, सॉरी टू देन ग्रेव प्रोवोकेशन। सो यहां पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे आप असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं। सो ये सारा सेगमेंट था जो आज की क्लास में हमने डील किया था। मैं आपको फिर से रिफ्रेश करके बता दूं कि आज हमने पढ़ा क्या क्या है। आज हमने जो मेजर सेगमेंट था उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था, एक तो हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट पढ़ा था, बराबर। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? wrongful restraint and wrongful confinement। ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने आज किडनैपिंग एंड अबडक्शन पढ़ा है। ओके। फोर्थ आज हमने ट्रैफिकिंग पढ़ा। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस पढ़ा। और फिफ्थ में हमने मेजरली 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। एक पढ़ा हमने फोर्स, और फोर्स के साथ ही हम क्या पढ़ते हैं बेटा? क्रिमिनल फोर्स, और एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, एंड दैट इज असॉल्ट। ध्यान रखेंगे ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के साथ हमने 4 मेजर केस लॉज पढ़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लगाओ, ये केस लॉज इंपॉर्टेंट है, कतई इंपॉर्टेंट केस लॉज है। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, और वो होमवर्क क्या था? वो होमवर्क ये था कि आपको किडनैपिंग एंड अबडक्शन का डिफरेंस तैयार करना है। डिफरेंस की टेबल आप होमवर्क में लेंगे। मैं फिर से बता दूं, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक और होमवर्क आप ले सकते हैं, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट में आप डिफरेंस ले सकते हैं। इसका भी एक डिफरेंस जो है अगर तैयार कर लोगे तो अच्छा है, कभी आ जाए तो आप इसको डील कर सकते हो। एक और होमवर्क रह सकता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। नहीं होगा तो अगली क्लास में हम इसका डिफरेंस जो है वो आपको डील करवा देंगे। हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट का भी डिफरेंस तैयार रखो। ये सारे डिफरेंस आपको मेंस में पूछे जाते हैं। मैम मेंस में सिलेक्शन होगा तब जाऊंगा। अरे भाई साहब, मेंस में आजकल पता ही नहीं आपको कितना समय देंगे, मुश्किल से 1-1.5 महीना मिनिमम से मिनिमम 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर मेंस हो जाता है आजकल। पहले तो फिर भी 3-3, 4-4 महीने देते थे, अब नहीं देते हैं। तो प्री से पहले ही आपको मेंस की एडवांस तैयारी करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तो हार्डली 1 महीना आपको मिलेगा। उस वक्त तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, फिर आपको कहां वक्त मिलेगा ये सारी चीजें करने का। तो ये जो आंसर्स हैं ये आप अच्छे से तैयार करके रखें। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ्स ऑफ दीज सेशन, जो कि मैंने हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ, बस आप लोग आगे करके देख ले होते हैं। दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि टीचर जब पढ़ा रहा है और सब कुछ बोल रहा है उसके बाद भी कमेंट सेक्शन में ये बोलना है कि मैम पीडीएफ कहाँ है, तो फिर आपने पूरा लेक्चर ही नहीं देखा। बेटा पूरे लेक्चर में टीचर ही जरूर मेंशन करेंगे आपको कि इसकी पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको इन सारे जो भी हमारी बीएनएस की सीरीज चल रही है आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सिर्फ पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे, वहां पे जुडिशरी का सेगमेंट है, उस जुडिशरी की कैटेगरी को या सेगमेंट को आप एनरोल करेंगे। वहां पर एनरोल करने से
आप इस पर्टिकुलर बैच को देख पाएंगे, मतलब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, इस बैच को आप देख पाएंगे, यही आपके सामने बैनर वगैरह लगा है। फ्री एनरोलमेंट है, कोई प्राइस डिडक्ट नहीं किए जाएगी। फ्री एनरोलमेंट करने से जितनी भी क्लासेस है वहां पे वो क्लासेस भी देख पाएंगे, ये जितनी भी पीडीएफ्स होगी ये आप वहां से डाउनलोड भी कर पाएंगे। डाउनलोड करके आप आराम से इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में रखा है, वाइट फॉर्मेट में, ताकि आप इसको अच्छे से प्रिंट आउट करवा सको। और अन्य कोई भी चीजें तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, वहां पर मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली PW जुडिशरी वाला का जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर कनेक्ट कर ले, क्योंकि जितनी भी मेरी क्लासेस होने वाली है आगे, या इस चैनल पर किसी भी और फैकल्टी का कोई भी ऐसा आपके सामने न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, या आपके लिए कोई और यूट्यूब प्लानर आ रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलने वाली। क्विज जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपको वहां मिलता रहता है। तो कीप योरसेल्फ इंश्योर्ड कि जब अगर पूरी सीरीज देख ही रहे हो तो अच्छे से देख लो और सारे के सारे नोट्स भी अच्छे से ले लो। और ये है कि पढ़ते पढ़ते साथ में आपको रिवीजन भी करते रहना है। अगर रिवीजन ना भी हो पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम एक साथ कर रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, नोट्स जरूर बना लो। नोट्स अपने तैयार होंगे, और नोट्स भी कैसे होंगे, एग्जॉस्टिव नोट्स होंगे। और एग्जॉस्टिव नोट्स के साथ आपको क्या मेक श्योर करना है कि ये नोट्स प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। इतना छोटा नोट्स भी नहीं बना लेना कि सिर्फ प्री का काम हो जाए और मेंस रह जाए, और इतना लंबा चौड़ा नोट्स भी नहीं बना लेना कि प्री के लिए तो अब सब बाउंसर लगे और वो सिर्फ मेंस टाइप रह जाए। ठीक है, तो एक एग्जॉस्टिव तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ताकि जो भी आपका रिजल्ट हो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहो। ये मान के ही चलो कि जो भी स्टेट जुडिशरी अगले 3, 4, 5 महीने में मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। स्पेसिफिकली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो 3rd ईयर 4th ईयर के हैं, वो अभी से नोट्स बना लो। डोंट वेट द वैकेंसी टू बी अनाउंस, क्योंकि उस वक्त तो वो सब तैयार करेंगे जो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम क्रैक वही कर पाता है जो नोटिफिकेशन से पहले अपनी तैयारी कर चुका था, नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ रिविजन करता है या फिर टेस्ट सीरीज या मॉक्स देता है। उम्मीद करती हूँ कि बीएनएस की सीरीज पसंद आ रही होगी। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।